जिस परिवार में समस्याएं हैं उस परिवार में वास्तु दोष है। जिस परिवार में समस्या नहीं है वो परिवार जिस भी घर में रह रहा है ना, वो वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। तो वास्तु, ग्रह दोष, अपने कर्म, एक्चुअल में किस पर विश्वास करा जाए कि किससे भोग रहा आदमी? तो अगर आपको अपने भाग्य के हिसाब से पहले से पता चल जाए कि आपको कौन से कर्म करने में पैसा आ रहा है, क्या करने से आपको पैसा आएगा, तो मुझे कोई भी पंडित कभी भी किसी को ये नहीं बोलेगा कि भाई अपने लड़के को एस्ट्रोलॉजर बना दे। मेरा जन्म 50 गज के घर में हुआ था और आज 500 गज की कोठी बना दी। आपने कर्म वो चूज कर लिया जो आपके भाग्य के हिसाब से आपको पैसा दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने घर की वास्तु जो खराब है उसमें रह रहे हो तो ना तो भाग्य काम करेगा ना आपके कर्म काम करेंगे। भगवान कृष्ण ने ना गीता में एक श्लोक कहा, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। पूरी दुनिया को एक मतलब पता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपने भी यही बोला। ये आपको क्यों पढ़ाया गया? 70-80% घरों में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जल की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में एक गलती हम क्या करते हैं, मंदिर में लाल कपड़ा बिछाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लाल और पीला एंटी है। साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है उससे बेकार कुछ नहीं है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर एंट्री है तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। गलती से आपने S6 ले लिया, जिस दिन S6 की एंट्री में घुसोगे ना 45 डेज आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो नुकसान देती है। कुछ भी सुना, चल ट्राई कर लेते हैं। पता है ये ट्राई करना कैसा है? मतलब आपने कोई वीडियो देखी कि ये उपाय कर लो, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये कर दो, वो कर दो। इनको ट्राई करना पता है कैसा है? खुद ही दवाई का इंजेक्शन भरा और खुद ही ठोक लिया। एक तो जो ये वर्ड है ना स्ट्रेस और टेंशन, इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने जमीन से 7 फीट के ऊपर अगर कील मार दी तो दिमाग की नस फट सकती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ना एक सबसे बढ़िया जो टिप है, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन है ना मंदिर के लिए, जो आपके और ईश्वर के बीच में एक यारी दोस्ती वाला से वो बना देती है रिलेशन। मतलब ईश्वर दोस्त हो जाएगा आपका। आप आवाज मारोगे भागा भागा आएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू शब्द पॉडकास्ट पर। मैं आपका होस्ट और राखी पुत्र लेकर आया हूं आप सभी के सबसे फेवरेट टॉपिक वास्तुशास्त्र पर एक और पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट वास्तु अभिषेक। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट का हर एक मिनट वर्दी है, क्योंकि इसमें हमने जाना है कि कैसे 4 दीवारी के मकान को घर बनाया जाता है। वास्तु से जुड़ी उन समस्याओं के बारे में जिनसे परेशान होकर आप लाखों की पूजा या हवन करवा लेते हैं, या फिर आप रोगों से परेशान होकर लाखों रुपया दवाई में फूक रहे हैं। जिस भी हालात में हैं, एक बार इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपकी हर समस्या केवल वास्तु ठीक करने से बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अगर आपको कोई भी समस्या जिसका हल आपको कहीं नहीं मिला है तो इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेगा, इसलिए इस पॉडकास्ट को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट वास्तु अभिषेक जी का। राधे राधे अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप जी? हमने वास्तु की रील्स देखी हैं, वास्तु के पॉडकास्ट देखे हैं, वास्तु की किताबें पढ़ी हैं, पर फिर भी एक आम आदमी के दिमाग से वास्तु को समझ पाना सिर्फ इतना सा है कि किसी ने बोल दिया कि इस दिशा में रख दो तो वो उस दिशा में रख देता है, और या ये कर लो वो कर लो, रेड टेप लगा लो, ये सब इतना ही एक इंसान के वास्तु के हिसाब से वो समझ पाता है। पर मैं इस पॉडकास्ट में चाहता हूं कि आप ये समझाएं कि एक्चुअल में वास्तु चीज़ क्या है और वो एक आम इंसान पर कैसे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ना एक ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं अबाउट वास्तु। तो सबसे पहले अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु बेसिकली, वास्तु 2 शब्द से मिलके बना है, वास और तू। वास आप समझते हो, वास करता है, वास का मतलब रहना। तू का मतलब होता है योग्य। शास्त्र का मतलब होता है साइंस, विद्या, साइंस, कुछ भी कह लो आप। तो कोई भी ऐसी साइंस, कोई भी ऐसी विद्या जो किसी भी भवन को
रहने योग्य बना दे, उस विद्या को कहते हैं वास्तुशास्त्र की विद्या। अब आप पूछोगे जी भवन रहने योग्य का क्या मतलब है? ठीक है, आप अपने घर गए, कोई व्यक्ति अपने घर पे गया, घर जाते ही उसकी वाइफ उस पर चिल्ला रही है, उसकी माँ उस पर चिल्ला रही है, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बच्चे पढ़ाई में काम नहीं कर रहे, उसके बच्चे रो रहे हैं। कैसा होगा? एक बंदा पूरे दिन काम करके घर जाता है और घर जाते ही टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का माहौल, बेकार। अब वही व्यक्ति घर जाता है, घर पे कदम रखते ही उसके पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। बच्चे आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, बच्चे गले से लिपट गए, बच्चे मजे कर रहे हैं, वाइफ खुश है, घर वाले खुश हैं, बीवी खुश है, माता खुश है, पिताजी खुश है। तो क्या होता है, ऐसी स्पेस जिसके अंदर खुशियां हैं, जिसके अंदर रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स नहीं है, जिसके अंदर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी स्पेस को हम बोलते हैं कि भाई ये स्पेस जो है ना, ये वास्तु के हिसाब से बैलेंस स्पेस है। जिस परिवार में समस्याएं हैं उस परिवार में वास्तु दोष है। जिस परिवार में समस्या नहीं है उस परिवार, वो परिवार जिस भी घर में रह रहा है ना, वो वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। तो ये वास्तुशास्त्र की विद्या है। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स में अगर हम जाएं तो वास्तु के अंदर टोटल 4 चीजों को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपका प्रवेश द्वार, आपकी एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस वो जगह है जो आपके घर और बाहरी संसार को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो एंट्रेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वास्तु में। एंट्रेंस के बाद जब आप घर में घुस गए तो दिशाएं, दिशाओं के बाद उनकी बैलेंसिंग के लिए पंच तत्व, और पंच तत्वों की बैलेंसिंग के बाद आता है प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर बिना तोड़फोड़ के वास्तु करते हैं, प्लस एस्ट्रो वास्तु, मतलब किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री के आधार पर जो हम वास्तु करते हैं वो। ये सारा पूरा क्रक्स है। एंट्रेंस की बात करूं तो वास्तु में टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं। दिशाओं की बात करूं तो 16 दिशाएं होती हैं। अब पृथ्वी क्या है? गोल है, बिल्कुल ठीक है। वास्तु की जो साइंस है वो स्पेस एलिमेंट को, उसकी शेप भी सर्कल है। तो ये सारी जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस है ना, एट लास्ट तो जो मिल्की वे गैलेक्सी सब गोल है ना, गोल आकार है। तो वास्तु को भी हम गोल आकार मानते हैं, ठीक है। अब एक जो गोल आकार है उसका सरकमफ्रेंस कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री को अगर मैं 32 से भाग करूं तो मेरे पास 11.25 डिग्री निकल के आता है। 360 डिग्री को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 22.5 डिग्री निकल के आता है। 32 एंट्रेंस यानी 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस हो गई, 16 दिशाएं यानी 22.5 डिग्री की एक दिशा हो गई। अब 11.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 22.5 आता है। तो अगर ये 22.5 डिग्री की एक दिशा है तो इसमें आधी एक एंट्रेंस फॉल कर रही है, आधी एक एंट्रेंस फॉल कर रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एक पर्टिकुलर एंट्रेंस है, जो राइट वाला पार्ट है वो एक पर्टिकुलर। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत अच्छी होती है, जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 भाग होते हैं। जो लेफ्ट वाला भाग है वो होता है N8। जैसे 32 एंट्रेंसेस है ना, तो हमारी 4 मेजर दिशाएं होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आप 32 को 4 से भाग करते हो तो 8 दिशाएं, मतलब 8 चौक 32, तो 8 दिशाएं नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में। तो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 ये नॉर्थ की हो गई। E1 से E8 ईस्ट की हो गई, साउथ की हो गई, वेस्ट की हो गई। अब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना वो आधा N8 में आता है, आधा ईस्ट के E1 में आता है। नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री है अगर N8 में है तो चल जाएगी, लेकिन अगर E1 में है तो वो इतने खर्चे करा देगी, मतलब अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो ना तो 12 रुपए का खर्चा कराएगी E1 की एंट्री। तो ये पूरा क्रक्स है। 32 एंट्रेंसेस हो गई, 16 दिशाएं हो गई। फिर इन दिशाओं को बैलेंस करने के लिए हम 5 तत्वों को यूज करते हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है पंच तत्वों से बना है और एक दिन हम भी पंच तत्वों में विलीन होंगे। तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की मदद से हम 16 दिशाओं को बैलेंस करते हैं। मतलब जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है वो जल तत्व की हो गई, ईस्ट की डायरेक्शन वायु की हो गई, एयर एलिमेंट की हो गई, साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि कोण है, फायर एलिमेंट हो गया, साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट, वेस्टर्न साइड जो है पश्चिम दिशा जो है वो आपका स्पेस एलिमेंट हो गया। तो इनकी प्रोग्रामिंग से, जैसे पानी में अग्नि ना आए, अग्नि में पानी ना आए,
वो सारी बैलेंसिंग करते हैं जैसे पंच। मंदिर को कहा जाता है कि वो आग्नेय कोण में ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, मंदिर अग्नि कोण में ना हो। मंदिर पे आप मेरे से आगे सवाल एक पूछना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मंदिर पे। जैसा अभी आपने कहा कि किसी इंसान की जिंदगी में समस्या है तो जाहिर बात है कि उसके घर में वास्तु है, पर हमारी जो आध्यात्मिकता है वो ये कहती है कि आपके पिछले कर्म है, ठीक है, या आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है। ठीक है। तो वास्तु, ग्रह दोष, अपने कर्म, एक्चुअल में किस पे विश्वास करा जाए कि किससे भोग रहा है आदमी? आपको विश्वास सब पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। विश्वास आपको सब पे करना पड़ेगा। जो भी आपने 3 शब्द बोले ना, कर्म, वास्तु और भाग्य, तीनों पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं किस सीक्वेंस में आपको चलना है। पहले नंबर पे हमने कर्म को रखा है जी, पहले नंबर पे, क्योंकि अगर आपके कर्म ठीक होंगे ना तो ही आपका जीवन में कुछ हो सकता है। ठीक है, अब मान लो एक व्यक्ति जो है वो दारू भी पी रहा है, वो सारा दिन सिगरेट भी पी रहा है, वो नशा भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, और अपने वास्तु को ऐसे ठीक करके बोल रहा है कि मेरे को बीमारी ना हो, तो कुछ नहीं हो सकता। कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म प्रधान है। आप अच्छे कर्म करोगे, आप अच्छे, मैंने ऐसा क्या देखा जी, आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, वास्तु के लिए आए, किसी के साथ आए, मैंने उनसे पूछा क्या करते, तो उन्होंने मुझे बोला जी हम घी बनाते हैं। अच्छा जी, तो बोले फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं जी, उसका आपको वास्तु करना है। तो मैं कहा जी कौन सा घी बनाते हो, तो बोले जी ये देसी घी बनाते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बढ़िया हो गया, अपना आपसे घी मंगा लेंगे प्योर प्योर। बोला नहीं सर, आपके मतलब, मेरे को ऐसे बोले आपके मतलब का नहीं बनाते। मैंने कहा यार मेरे मतलब का नहीं बनाते मतलब? बोले भाई साहब बिकता देसी घी बोल के है, बट डालडा मिक्स होता है। मैंने बोला भाई साहब मैं वास्तु नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। मैं कहा जी मैं नहीं कर सकता ये वास्तु, मैं नहीं कर सकता मना। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, फिर पैसों की बात हुई, मुंह से पैसे बोलो आप, 50 लाख 1 करोड़, अब कोई दिक्कत नहीं पैसे। मैं कहा भाई साहब मेरा कुछ उसूल है, मैं कर ही नहीं सकता, मैंने मना कर दिया। मेरे ख्याल से 8 या 9 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर आया मेरे पास। क्यों आया? इकलौता बेटा बेड रिडन हो गया उसका फैक्ट्री लगाने के बाद। ये उसके कर्म थे जी, ठीक है, ये उसके कर्म थे। फिर आ गया भाई साहब मेरे से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है बेटे, अब ठीक है जो भी था बेटे के लिए किया। लेकिन कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बिजनेस सेंस में अगर हम बात करें तो आज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपना वास्तु तो बढ़िया कर ही सकता हूं ना, है अपना वास्तु तो बढ़िया कर ही सकता हूं, और मैंने कर भी रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं ना। क्यों कर रहा हूं? मार्केटिंग भी है, लोग इस विद्या के बारे में जाने, मेरे बारे में जाने, मेरे से कनेक्ट हो और जुड़े बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अब मैं मान लो अपने घर का वास्तु करके बैठ जाऊं तो छत थोड़ी फटेगी, पैसा थोड़ी गिरेगा। कर्म तो हमें भी करना पड़ेगा ना। साइट विजिट्स पे हम भी जाते हैं, सारा दिन फ्लाई करते हैं, ट्रैवल करते हैं, रात के 2-2 3-3 बजे तक ऑनलाइन कंसल्टेशंस चल रही हैं, विदेशों में जो क्लाइंट्स हैं उनसे रात को बातचीत कर रहे हैं नींद खराब करके। काम तो हम भी कर ही रहे हैं ना। तो कर्म जो है वो प्रधान है, कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। अब कर्म के बाद आता है आपका भाग्य, ठीक है। कर्म और भाग्य आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं? मान लीजिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति जो हमारे घर पे, घर के बाहर आवाज आती है ना, कबाड़ी जी, कबाड़ दे दो, जो भी घर में है, आपके घर में जो भी रद्दी है, न्यूज़पेपर है, कबाड़ी आता है आपके घर में। फिर जो वो कबाड़ी आपके घर में कबाड़ लेके जा रहा है वो किसी दूसरे को बेचता है जी। जिसको बेच रहा है वो भी कबाड़ी है, बिल्कुल, जिसको बेच रहा है वो भी कबाड़ी है। वो जो खरीद रहा है कबाड़ी, मल्टीपल कबाड़ियों से जो एक हेड बंदा खरीद रहा है, वो आगे किसी को दे रहा है जी, वो भी कबाड़ी हो गया, बिल्कुल, ठीक है, वो भी कबाड़ी हो गया। वो बंदा भी आगे कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, बिल्कुल। अब लेवल्स बट गए। जो आपके घर पे आ रहा है, वो 300 रुपए कमा रहा है रोज के, वो जिसको दे रहा है वो 3,000 कमा रहा है, वो जिसको दे रहा है वो 30,000 कमा रहा है। फिर अब बड़े आ जाओ जो मर्सिडीज BMW में चल रहे हैं, वो अपने आप को कबाड़ी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? हमारा स्क्रैप का बिजनेस है जी, वी हैव अ बिजनेस ऑफ स्क्रैप, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। वो 10-10, 20-20 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। एक मेरे क्लाइंट है, उनके वेयर हाउस में एरोप्लेन कटता है,
जो एरोप्लेन्स खराब हो जाते हैं ना, बिल्कुल कॉपर का काम है उनका, एल्यूमिनियम कॉपर मेटल्स का काम है, तो उनके वेयर हाउस में एरोप्लेन आके खड़ा होता है और वो कटता है। वो किस लेवल पे होंगे, है तो वो भी स्क्रैप का ही काम कर रहे हैं ना। कबाड़ ही होगी। अब एक आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, एक वेबसाइट है जिसपे सारा कबाड़ बिकता है। अच्छा, समझ गए? जी बिल्कुल। $1 बिलियन की वेबसाइट है। बिल्कुल। आपके घर का जो भी कबाड़ है, पुराना रद्दी सामान है, बेच दो, बिल्कुल। बेच दो, बेच दे, बेच दे, बेच दे, सुना होगा ना। जी जी। तो वो है तो वो भी फिर वही हो गया ना। अब क्या होता है, इनकी पत्री में ये सारी चीजें कॉमन है, इनकी पत्री में ये सारी चीजें। अब क्या होता है, इन्होंने कर्म क्या चूज किया। अब कर्म और भाग्य आपस में रिलेटेड कैसे हैं? आप मान लो एक पर्टिकुलर कर्म कर रहे हो, ठीक है, एक व्यक्ति की पत्री के हिसाब से एक पर्टिकुलर कर्म उसको पैसा देता है। जैसे मेरी पत्री के हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी पत्री के हिसाब से मुझे 2 प्रोफेशंस पैसा देते हैं। कौन कौन से? एक वास्तु, एक एस्ट्रोलॉजी। और टेक्निकल डिटेल्स में चला जाऊं तो मुझे सॉफ्टवेयर का बिजनेस, अगर मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलता था तो भी मेरे को पैसा मिलता। ठीक है, मेरे को आज से, जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे फादर मेरे को एक पंडित जी के पास लेके गए थे। ठीक है, उन्होंने मेरी पत्री देख के मुझे एक बात बोली कि अब जैसे मेरे पापा जो थे वो बिजनेसमैन, उनका चाय पत्ती होलसेल बिजनेस था, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला, भाई इसको बिजनेस में मत डालना, अच्छा, इसको कंप्यूटर की पढ़ाई कराओ। इसकी पत्री में मतलब ऐसे जैसे 8th हाउस जो होता है ना, 8वां घर, वो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब का होता है। तो पंडित जी बोले, भाई इसकी पत्री में जो प्लैनेट्स है ना, या तो ये कोई फैक्ट्री लगाएगा, या तो आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, या इसको कंप्यूटर साइंस का काम कराओ, उसको कंप्यूटर्स की पढ़ाई कराओ। मेरे 12th में 43% आए थे जी, कॉमर्स में था मैं। ठीक है, 10th तक में पढ़ने वाला बच्चा था, 10th में मेरे 80% आए। फिर 11th में थोड़ी संगति खराब हो गई, 11th में तो नॉर्मल पास हो जाते हैं बच्चे, तो 12th में मेरे 43% आए। 12th के बाद जब मैं कंप्यूटर्स पढ़ने, मैंने एडमिशन लिया बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में। जब मैं BCA में गया ना, तो मेरा उस टाइम माइंडसेट ये था, मेरे फादर ने मुझे बोला, भाई देख 3 साल कॉलेज के एंजॉय करने हैं, उसके बाद तू बिजनेस तो अपना सेट है ही, क्योंकि बनिया फैमिली में ना दिमाग में बचपन से कूटा जाता है कि बेटा नौकरी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, व्यापार करना है, बिजनेस करना है। तो पापा बोले, यार देख 3 साल कॉलेज के मजे ले, क्योंकि मेरे दादा थे नहीं, तो पापा मेरे ख्याल जब 10th क्लास में थे, 10th की पढ़ाई करके व्यापार में लग गए। तो एक पिता होता ना, भाई जो मैंने नहीं किया वो तुम करो भाई, मजे करो। तो वो बोले, भाई तुझे अपना कॉलेज एंजॉय करना है। ठीक है जी, मैं जब कंप्यूटर्स की पढ़ाई करने गया ना, मैंने कहा पंडित जी ने कंप्यूटर पढ़ने बोला था, अपने को कंप्यूटर का शौक भी है, तो कॉलेज में मैं फर्स्ट आया। वाह, 3 साल में डिप्लोमा में फर्स्ट आया। ठीक है, 80-90% मेरे नंबर आते थे। और मेरे फादर मुझे लिटरली बोलते थे, भाई हमें तो लगता था कि तू कॉलेज में पता नहीं क्या ही लेवल की आवारागर्दी करेगा, और तू तो यार अपना कंप्यूटर पे लगा रहता है, कभी कंप्यूटर खोल रहा है, अंदर झांक के देख रहा है, वीडियोस पे तू सारा दिन कंप्यूटर्स देख रहा है, फर्स्ट आ रहा है तू क्लास में, तेरे को मेडल मिल रहा है, तेरे को ट्रॉफी ले आया तू घर पे। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं कहा पापा देखो इंटरेस्ट आ गया मेरे को लग रहा है। उस टाइम क्या मेंटालिटी सेट हुई कि भाई आज तू पढ़ ले, यही समय है, और आगे चल के कंप्यूटर्स का जमाना है। बिल्कुल, कंप्यूटर्स में चला गया मैं। अब क्या होता है, BCA करने के बाद जो आपको नौकरी ऑफर होती है वो 8-10 हजार 12 हजार की ऑफर होती है जी। और उस टाइम पे मेरी पॉकेट मनी 15-20 हजार रुपए थी, जो मुझे घर से पैसे मिलते थे, क्योंकि फादर का बढ़िया बिजनेस था। तो मैंने कहा यार 12 हजार रुपए की नौकरी कौन करेगा। और मेरे फादर ने मुझे एक चीज बोली, बोले बेटा तू आज 12 हजार की नौकरी पे अगर लगता है, 1 साल बाद तेरे को मान ले 10-20% का इंक्रीमेंट भी मिलता है, तू 18 पे आ गया, तेरा समय खराब हो जाएगा भाई, तू अपना कुछ कर, व्यापार कर, बिजनेस कर। बिजनेस करने लगे। अब पंडित जी ने क्या बोला था, या तो फैक्ट्री लगाएगा या कंप्यूटर काम करेगा। अब हमने वो छोड़ दिया, ना हमने फैक्ट्री लगाई ना हमने कंप्यूटर काम किया। वहां से मैं चला गया डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में, कि भाई डायमंड का बिजनेस, क्योंकि मेरे चाचा करते थे, तो चाचा को देख के मैंने कहा भाई मैं ज्वेलरी का काम करूंगा। डायमंड के बिजनेस में गया, नहीं चला, चला ही नहीं, क्योंकि मतलब नहीं चला, बस डायमंड का बिजनेस तो क्या वो नहीं चला। उसके बाद एक क्या होता है, मेरे को एक गुरु मिले, और वो मेरी पत्री देख के मुझे बोले कि भाई तू वास्तु कर। मैं कहा वास्तु, मैं तो भाई एंटी, मैं मानता ही था ना वास्तु ना ज्योतिष। मैं कहा भाई बच्चा था उस टाइम, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो जो गुरुजी मिले ना, वो पैसे बहुत कमाते थे। अच्छा, पैसा बहुत चार्ज करते थे भाई, मेरे ननिहाल से जुड़े हुए थे। और मैंने कहा यार
तू ये छोड़ के काम करेगा नहीं करेगा, भाई ये आदमी इतना पैसा कमा रहा तो इसके लिए तो कर ही रहा है ना, करते हैं, कोई बात नहीं। उनसे जुड़ के मैंने वास्तु सीखना चालू किया। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, 8वां घर मेरा एक्टिव था, पैसे दे रहा था, जो वास्तु और ज्योतिष की विद्या है ना, वो भी 8वें घर को रिप्रेजेंट करती है। और कल्ट तो वहां पंडित जी अब क्या है ना, कोई भी पंडित कभी भी किसी को ये नहीं बोलेगा कि भाई अपने लड़के को एस्ट्रोलॉजर बना दे जी। कभी कोई नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा। कभी भी कोई अपने बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि इसको वास्तु का काम करा, इसको एस्ट्रोलॉजर का काम करा। ठीक है, तो अभी फेमस हो गया, पहले तो कुछ था ही नहीं ना। कौन पंडित का भाई, पंडित अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनेगा तो जो पंडित जी के बच्चे हैं वही बनेंगे, नॉर्मल तो कोई सीखता नहीं था। तो अब वहां से आते हैं कर्म, और वो कनेक्ट हो गया। आज अगर मैं ज्वेलरी की फील्ड में कर रहा होता ना काम, तो मैं काम तो कर लेता, मैं रोटी खा लेता घर पे, लेकिन पैसे नहीं कमाता जी। समझ गए? कर्म और भाग्य। तो अगर आपको अपने भाग्य के हिसाब से पहले से पता चल जाए कि आपको कौन से कर्म करने में पैसा आ रहा है, क्या करने से आपको पैसा आएगा, तो मुझे टेंशन ही खत्म हो गई। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो उनका बच्चा 10th में है, वो मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछता है, भैया इसको क्या कराना है। मैं उनको सिर्फ एक चीज बताता हूं, मैं कहा जी मैं आपको ये 5-7 लिस्ट दे रहा हूं, ये प्रोफेशन में से कोई भी आप चूज करते हो बच्चे के लिए तो ये पैसे कमा लेगा। अब आप देख लो, एक बंदा मान लो एक बच्चा अब 11th में था, एक लड़का, उसने साइंस ले रखी थी, मेरे पास आया कि जैसे वो लेट आए, 11th में साइंस ले रखी थी, मेरे से पूछा कि जी इसका फ्यूचर बताओ। मैं कहा क्या करते हो आप? बोले जी मैं तो अभी नॉन मेडिकल में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने पत्री देखी तो मैंने कहा भैया लास्ट टर्म में कितने नंबर आए थे? तो बेचारे ने अपने पेरेंट्स की शक्ल देखी, फिर मेरी शक्ल देखी, नीचे मुकड़ लिया। मैंने पेरेंट की तरफ बोले भाई साहब फेल हो गया था। तो मैंने कहा भाई साहब समय गया नहीं है, इसको हटवा के कॉमर्स में डालो और इसको आगे चल के हम इस फील्ड में बिजनेस करवाएंगे। मैं कहा नॉन मेडिकल के लिए बंदा नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। चेंज करा दिया। आज अगर वो बेचारा रो पीट के रात काली करके पढ़ ले तो आगे चल के तो समय खराब ही होना है ना। अब कर्म और भाग्य कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद भाग्य के साथ एक चीज कनेक्ट करती है, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी परवरिश कहां पे हुई है, किस एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश हुई है। हमारे घर के बाहर कबाड़ी आता है, $1 मिलियन की वेबसाइट है। अब क्या है, जो बंदा आपके घर पे आके कचरा लेके जा रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है, मेरे को किसी तरीके से 300-400 रुपए मिल जाए ताकि मैं आज अपने घर वालों को रोटी खिला दूं। ठीक है, उससे ऊपर वाले की अलग मेंटालिटी है, उससे ऊपर वाले की अलग मेंटालिटी है, जो $1 बिलियन की वेबसाइट बना के बैठा है उसकी अलग मेंटालिटी है। तो यहां पे ना सोच भी मैटर करती है कि आपकी परवरिश कैसे एनवायरनमेंट में हो रही है। आपने देखा होगा एक बच्चा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा 50 गज के घर में रह रहा है, वो पैदा हुआ, उसके फादर जॉब करते हैं, मान लो 50-60 हजार रुपए महीना फॉर एग्जाम्पल उनकी इनकम हम ले लेते हैं। उसके फादर जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, इनकम 50 हजार रुपए उनकी महीना है। 25 हजार में भी बंदा अपना घर चला रहा है, 50 हजार वाला भी आराम से अपना घर चला रहा है, लाख रुपए कमाने वाला भी अपना घर चला रहा है, 10 लाख वाला भी अपना घर चला रहा है, 1 करोड़ वाला भी अपना घर चला रहा है। अब मान लो जो बच्चा 50 गज के घर में रह रहा है, बड़ा होके उसके सपने कैसे होंगे, उसके फादर, उसके पेरेंट्स उसको क्या सपने दिखाएंगे? 200 गज का घर ले लो, 500 गज का घर ले लो। सर बहुत दूर चले गए। 50 गज के घर में जो बंदा रहता है ना, उसका सपना होता है कि मैं कम से कम 100 गज का घर लूं। जो 2 BHK में रह रहा है उसका सपना है कि मेरा घर 3 BHK का हो जाए। 500 गज तो दूर दूर तक उसके सपने में ही नहीं आता, वो सोच ही नहीं पाता 500 गज के बारे में। लेकिन अगर आप अभी से अपने बच्चों को, मतलब ये नॉलेज जो है ना, ये मैं उन पेरेंट्स को देना चाह रहा हूं कि भाग्य को, किस्मत को, कर्म को मेंटालिटी से और सोच से पेरेंट्स कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। अपने बच्चों को अभी से, इसी पल, अभी से ना उनकी सोच बड़ी करनी चालू कर दो। ये बंदा डर जाता है, किसी बंदे की 50 हजार रुपए महीने की इनकम हो और अगर उसको बोलो ना कि अपने को 20 करोड़ की कोठी बनानी है, तो वो डर जाएगा, तो वो कहेगा यार तू क्या बातें कर रहा है यार, पागलों वाली बातें कर रहा है यार।
वो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबल है। और ये जो मैं आपको 50 गज की स्टोरी सुना रहा हूं ना, मेरी खुद की स्टोरी है। वाह, मेरा जन्म 50 गज के घर में हुआ था जी, और आज 500 गज की कोठी बना रहा हूं। वाह, बहुत बहुत ठीक है, क्यों? ये मैं नहीं कर सकता था, ये मैं नहीं कर सकता था, जी, ये मेरे फादर ने किया है। जी, उन्होंने हमेशा मेरे को एक ही चीज समझाई, मतलब एक ही बात बोली। मैंने उनसे, जैसे हमें डायमंड का काम करना था, ज्वेलरी का काम करना था, उस टाइम थोड़ा सा बजट के इश्यूज थे, बजट प्रॉब्लम थी। तो मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा पापा असली डायमंड का काम में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, अमेरिकन डायमंड, अमेरिकन डायमंड का काम कर लेते हैं। मेरे फादर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कहते बेटा अमेरिकन डायमंड जो है वो कितने का आता है? मैं कहा जी 1 रुपए का, 1 रुपए 2 रुपए का आता है। बोले अगर हम 100% मार्जिन भी लेके चलते हैं, 2 रुपए की चीज कितने में बेच देगा तू? 4 रुपए में। बोले 1000% मार्जिन भी अगर हम लेके चले तो 2 रुपए की चीज तू कितने, 200 में बेच देगा? ज्यादा से ज्यादा 2000 में बेच देगा, ज्यादा से ज्यादा। बोले बेटा जो असली हीरा है ना, उस पर छाप नहीं होती प्राइस क्या है, वो 1 लाख की चीज तू 4 लाख में भी बेच दे, 3 लाख में भी बेच दे। बोले प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अपने को छोटा काम नहीं करना, अपने को जो करना है बड़ा करना है। तो यहां पे मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आता है वास्तु, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु। आपने कर्म वो चूज कर लिया जो आपके भाग्य के हिसाब से आपको पैसा दे रहा है, लेकिन अगर आप अपने घर की वास्तु जो खराब है उसमें रह रहे हो, तो ना तो भाग्य काम करेगा, ना आपके कर्म काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने अपनी पत्री दिखवाई, किसी ने आपको बोला कि भाई साहब पॉडकास्ट करो, मजा आएगा, आपने पॉडकास्ट करने चालू कर दिए। पॉडकास्ट आपको पैसा भी दे रहे हैं और आपकी आपकी पत्री के हिसाब से अलाइंड है कि भाई पॉडकास्ट का धंधा आपको पैसा देगा, आपने चालू कर दिया। लेकिन अगर आप अपने घर के डिस्पोजल में सो रहे हो, साउथ साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है जो डिस्पोजल की होती है, अगर आप अपने घर की डिस्पोजल की डायरेक्शन में सो रहे हो तो पता होगा क्या? आप अपने कर्म और भाग्य को अलाइन करके महीने के 10 लाख रुपए तो कमा लोगे, लेकिन वो 10 लाख रुपए कहां जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यहां पे वास्तु रोल प्ले करती है। वास्तु एक और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो रोल कैसे प्ले करती है? देखो, भगवान कृष्ण ने ना गीता में एक श्लोक कहा, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसके आगे का मैं भूल गया, आप बता देना, ठीक है? उसका मतलब क्या है? कि कर्म सबसे ऊपर है और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, ये गलत है। पूरी दुनिया को एक मतलब पता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपने भी यही बोला। ये आपको क्यों पढ़ाया गया? आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा, कहीं ना कहीं से सुना ना। ये आपको क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि एजेंसीज चाहती हैं कि आप कर्म करते रहो भाई, तुम फल की इच्छा मत करो। सैलरी मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, तुम कर्म करते रहो, तुम फल की चिंता मत करो। इसका एक्चुअल मीनिंग पता है क्या है? कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने की अथॉरिटी, कृष्ण कह रहे हैं, कर्म करने की अथॉरिटी मैं तेरे को दे रहा हूं। तेरे को जो कर्म करना है कर। तेरे हाथ में चक्कू दे दिया, तू सब्जियां काट ले, तू गुरुद्वारे में जाके सेवा कर ले, तू मंदिर में तू भंडारे लगा ले, या तू किसी के पेट में डाल दे, तू फ्री है भाई। आज आपको कोई भी कर्म करना हो तो आपको किसी से पूछना है? नहीं पूछना। कर्म तो हर कोई, कर्म करने की अथॉरिटी मैं तेरे को दे रहा हूं, तेरे को जो करना है कर, लेकिन फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। चिंता की बात नहीं है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, ये 4 तो सोचने पड़ेंगे ना कोई भी काम करने के लिए। फल पे तेरा अधिकार नहीं है, उसके लिए मैं हूं। तेरे कर्मों के आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि तेरे को फल क्या देना है। तू किसी की एक रोटी छीन, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तेरे को कितने जन्म मैं रोटी नसीब ही नहीं होने दूंगा। ये कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई कर्म तेरा, फल मेरा, फल मैं दूंगा। अब कृष्ण ने एक और बात कही। पहले तो कृष्ण ने बोला जो कर्म करना है कर, तेरी मर्जी, फल मेरी मर्जी। अब कृष्ण एक और बात क्या बोलते हैं भगवत गीता में? तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते हो। जी।
तो क्या हुआ, कर्म हुआ ना कंट्रोलर, कंट्रोलर इज द कर्म। तो तुम अपने कर्मों की अग्नि से अपने भाग्य के बीजों को जला सकते हो। ठीक है, वास्तु की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप वास्तु की मदद से सबसे पहले तो आपकी पत्री एनालाइज हो गई, आपकी हॉरोस्कोप एनालाइज हो गई कि आपकी पत्री आपको क्या दे रही है, क्या फल दे रही है, क्या आपके साथ होने वाला है। जैसी आपकी पत्री होगी, बेसिकली पत्री है क्या, बेसिकली अगर हम एक हॉरोस्कोप की बात करें, हॉरोस्कोप है क्या, एक बच्चे का जिस समय पे जन्म हुआ उस समय पे आसमान में जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन थी, एक स्क्रीनशॉट बना और वो हो गई पत्री। अब ये जो पत्री है, इसको अगर हम स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में बात करें तो जब आत्मा परमात्मा के पास है ना, तो परमात्मा आत्मा को ये समझा रहे हैं, बेटा पिछले जन्म में ये सारे कर्म थे तेरे और उसके बेस पे ये कर्म तुझे इस समय में भुगतने हैं, ये तेरी पत्री बन गई है और भाई अब तू अपनी पत्री के हिसाब से ये पूरा जन्म अपना व्यतीत कर ले। तो हमने पत्री को एनालाइज करा कि भाई इसने मतलब क्या ये कहां गलत जा रहा है, कहां क्या कर रहा है। जैसी आपकी हॉरोस्कोप होती है ना, एग्जैक्टली सेम वैसी प्रोग्रामिंग आप अपने घर की कर लेते हो। अच्छा, तो यहां पे पत्री और वास्तु लिंक्ड हो गए। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैंने उसकी हॉरोस्कोप में स्टडी की कि भाई इसकी लाइफ में लॉसेस ही लॉसेस हैं। ठीक है, जब मैं उसकी वास्तु देखूंगा ना, तो उसकी वास्तु में मेरे को वो सारे कनेक्ट मिल जाएंगे हॉरोस्कोप के, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को लाइफ में लॉसेस लग रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, वास्तु तो मेरे पत्री मेरे कंट्रोल में नहीं है, हॉरोस्कोप मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में क्या है, वास्तु। एक व्यक्ति की पत्री में एग्जांपल देते हैं, मान लो एक व्यक्ति की पत्री लॉस मेकिंग है, उसको लॉस लग रहा है। हमने वास्तु में देखा कि यार साउथ वेस्ट में डिस्पोजल में या तो वो व्यक्ति सो रहा है, या उसका ऑफिस कैबिन है, या उसकी फोटो लगी हुई है, या उसके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। 4-5 चीजें अपने को मिल जाएंगी। हमने जैसे ही वो हटाए और जैसे ही हमने वो डॉक्यूमेंट्स गेन्स की डायरेक्शन में रखे, तो क्या होगा, इधर जन्म पत्री काम करना बंद कर देगी, इधर वास्तु काम करना शुरू करेगी। तो यहां पे वास्तु और हॉरोस्कोप कनेक्ट हो जाती है। अब आपने वास्तु से कर्म फल सब कनेक्ट कर दिया, पर होता क्या है ना कि हमारे हिंदुस्तान में ना हर 10 साल में एक नई चीज़ ट्रेंड में आती है। इस समय वास्तु ट्रेंड में, तो इसको सही प्रूव करने की हर चीज़ उपलब्ध है इस समय। कोई भी ट्रेंड जो आता है उसको सही प्रूव करने की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सही है, मैं आपकी बात से समझ हूँ कि सही है, हाँ। बट इसका ठोस प्रमाण क्या है कि वास्तु सही है? ठीक है, ठोस प्रमाण के लिए आप क्या करो, हम क्या बोल रहे हैं, वास्तु इज अ साइंस। जी, वास्तु इज साइंस। साइंस क्या होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जी, साइंस केवल उस चीज को मानती है कि आप अगर ऐसे क्लैप करोगे तो आवाज आएगी। जी, आपने ऐसे करा, आवाज नहीं आई, तो साइंस बोलेगी भाई ताली बजी नहीं, जी, ताली बजी मोशन नहीं, था ही नहीं, मोशन था ही नहीं, हाथ टच ही नहीं हुए। ऐसे आवाज आ रही है तो ताली, दिस इज अ क्लैप, दिस इज नॉट अ क्लैप। ठीक है, वास्तु अगर साइंस है तो आप अपने घर में वास्तु में कोई भी छोटा सा बदलाव करते हो तो आपको इफेक्ट आना चाहिए। यही प्रमाण है ना। तो आप अपने घर में ट्राई करके देख लो। ट्राई करने के लिए ना मैं अब जैसे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, भाई करोगे कैसे। अगर आप खुद ट्राई कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए सिंपली क्या है, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक फ्री वास्तु कोर्स डाला हुआ है। ठीक है, वास्तु अभिषेक पे फ्री वास्तु कोर्स आपको मिल जाएगा। 16 वीडियोस हैं, आप वो वीडियोस देख लो। उन वीडियोस को देख के आपको मोटा मोटी ये समझ में आएगा कि एक नक्शे के ऊपर दिशाएं कैसे मार्क करनी है, एंट्रेंस कैसे देखनी है, सारी चीजें देखनी है। अब आपने मान लो अपने घर पे ये चेक कर लिया कि भाई मेरे घर पे 16 दिशाएं यहाँ पे फॉल कर रही हैं। आप पहले तो सिम्टम मैच करो। बिल्कुल, ठोस प्रमाण के लिए आप सिम्टम मैच करो। सिम्टम मैच कैसे करना है, मान लो आपके घर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आपको हेल्थ की दिशा देखनी है। हेल्थ की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको कुछ ना कुछ कबाड़, टॉयलेट, डस्टबिन, कूड़ा कबाड़, येलो कलर या रेड कलर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरी एक चीज है डिस्पोजल की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट में आप वहां पे सो रहे हो क्या? अच्छा, अगर आप वहां पे सो रहे हो, आपका बेडरूम, क्योंकि क्या होता है देखो मैं बताता हूं, जो पुराने समय से जो वास्तु चलता आ रहा है ना, वो लोग 8 दिशाओं पे काम करते हैं।
आपने भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, बेसिकली 70-80% घरों में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और वो मेजर प्रॉब्लम क्या है? साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। अच्छा। क्योंकि एंशिएंट वास्तु क्या बोलता है कि जो घर का मुखिया है, जो घर का मुखिया है उसको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि घर का मुखिया होता कौन है। कौन होता है घर का मुखिया? बाप ही होता होगा। बाप होता है ना। आज की डेट में जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, मतलब डोंट माइंड माय वर्ड्स, जैसा मैं देख रहा हूं, आज की जनरेशन में जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है ना, या जो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसको मुखिया मान लेते हैं, क्योंकि पैसा मुखिया है जी। परिवार में जो बड़ा वो मुखिया नहीं मान रहे। आज की डेट में भाई साहब, वो बागमा वाली स्टोरी है ना, बिल्कुल, कि आप वहां बैठो जी, ये तो उनकी कुर्सी है जी जी। आज की डेट में जो पैसा कमा रहा है ना, उसको मुखिया मान रहा है। एक्चुअली में वास्तुशास्त्र में क्या कहा गया, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी की है। वहां पे जो व्यक्ति रहता है उसकी लाइफ में ठहराव, स्टेबिलिटी और दीर्घ आयु मिलती है। और साउथ वेस्ट में ना बंदा थोड़ा सा आलसी हो जाता है। तो जैसे मान लो आपके पेरेंट्स जो है वो रिटायर हो गए, ठीक है, अब उनको अपनी लाइफ में रिलैक्स करना है, आराम करना है, लोगों से कनेक्शन, रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, उनको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन दी जाती है। प्रॉब्लम क्या है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन देने के चक्कर में कई लोगों ने अपना बेड साउथ वेस्ट के बगल में, साउथ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहां लगा रखी। अच्छा, क्योंकि पता नहीं है ना, एंगुलर डिवीजन मेथड पता नहीं है, ग्रिड मारी नहीं, दिशाएं निकाली नहीं, बस भाई सेंटर में कंपास लेके खड़े हो गए, ओहो ये साउथ वेस्ट है तो यहाँ पे लगा दो जी, इस वाले बेडरूम में। अब वो प्रॉपर जब तक आप गूगल से डिग्रीज नहीं लोगे, ग्रिड नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि साउथ वेस्ट कहाँ है। तो साउथ साउथ वेस्ट में आपके घर में कोई भी चीज रखी होगी ना, वो उसका नुकसान हो रहा होगा आपकी लाइफ में। प्रमाण के लिए कह रहा हूं मैं, प्रमाण के लिए साउथ साउथ वेस्ट को चेक कर लो। वहां पे मान लो रसोई है, किचन है, किचन क्या है? अग्नि। किचन में जो गैस स्टोव है उसको हम अग्नि तत्व से देखते हैं। अग्नि तत्व क्या होता है? पैसा। साउथ साउथ वेस्ट में किचन होगी अगर घर में, अनाप शनाप खर्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे संभलने में नहीं आएंगे। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वहां पे? टॉयलेट हो सकता है, क्लटर हो सकता है, कूड़ा बड़ा, अगर इसके अलावा कुछ भी है ना, तो वो चीज आपकी लाइफ में डाउनफॉल में जा रही होगी। तो ये पहले चेक करो अपने घर में, 16 दिशाएं मार्क करो, अपने घर में चेक करो, जब मिल जाए मान लो, वरना मत मानो। साउथ वेस्ट में सिर्फ कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कबाड़ भी नहीं होना चाहिए, कायदे से कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। वो आइडियल डायरेक्शन टॉयलेट और डस्टबिन के लिए है जी। आइडिया से वहां पे कबाड़ को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। बेसिकली साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, उसको लोग थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं क्योंकि डिस्पोजल वर्ड जुड़ गया जी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो एक व्यक्ति सुबह सो के उठे और वो व्यक्ति फ्रेश ना हो, उसका पेट साफ ना हो, तो उसका पूरा दिन कैसा जाएगा? बेकार, एकदम बेकार जाएगा ना। वो घर से नहीं निकल पाएगा टेंशन में कि भाई मैं कहीं पहुंचूं और ट्रिगर हो जाए तो मैं क्या करूंगा, वो घर से नहीं निकल पाएगा। तो डिस्पोजल की जो प्रक्रिया है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बेसिकली क्या करती है, आपकी लाइफ में जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, फिजिकल बॉडी की बात करूं तो फिजिकल वेस्ट, मेंटल बॉडी की बात करूं तो दिमाग की सारी नेगेटिव एनर्जीज, आपके आसपास की बात करूं तो आपके लिए जितने भी लोग नेगेटिव हैं सबको आपसे अलग करना, ये काम करता है साउथ साउथ वेस्ट। तो वहां पे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में कबाड़ भर दोगे तो कबाड़ डिस्पोज ऑफ नहीं होगा आपकी लाइफ से। टॉयलेट आइडियल है वहां पे, डस्टबिन आइडियल है। प्रमाण के लिए आप ये चेक करो कि आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट में क्या रखा है। जो रखा है वो खत्म हो रहा होगा। अच्छा, कपड़े रखे हैं, आप वो कपड़े पहनोगे ही नहीं, साइज छोटा हो जाएगा, कपड़े नहीं पहनोगे। जूते रखे हैं, पड़े हैं, सड़ रहे हैं वहां पे, आप पहनोगे नहीं। किताबें रखी हैं, बच्चा पास करके दिखा दो, पास हो ही नहीं सकता अगर डिस्पोजल में किताबें रखी हैं तो। पेरेंट्स का बेडरूम है, उनकी तबीयत खराब रहेगी। पितरों की फोटो लगा दी, वंशनाश खत्म। ठीक, चलिए मान भी लेते हैं कि वास्तु साइंस है और उसके प्रमाण भी हैं, पर आजकल लोग क्या करते हैं कि इस जगह पर ये होगा तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, इस जगह पर ये होगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, इस जगह पर ये होगा तो लोगों को डरा दिया है। तो क्या एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है कि नहीं यहाँ पर हुआ तो आदमी आधी रात में बर्बाद? सर एक्चुअली ना ये सारी चीजें रील्स में होती हैं जी। और रील्स में क्या होता है,
रील वायरल तभी होती है कि जब लोगों को कुछ मसाला मिले, है ना। अगर मान लो रील की शुरुआत ऐसे हो कि आपको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखना चाहिए, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, है। अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, और तो लोग ऐसे ना स्वाइप कर देंगे, बिल्कुल स्वाइप कर देंगे। आप सीधा बोलो तू मरेगा भाई, अगर तेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तू मरेगा, तेरे कैंसर होगा, तेरे वायरल हो जाती है। तो ये बेसिकली जो क्रिएटर्स है ना, आप मेरे चैनल पे ऐसी एक भी रील दिखाओ, मैं नहीं प्रमोट करता इन सब चीजों को। ये जो क्रिएटर्स है ना, जो भी मतलब देखो तरीका पता चल चुका है कि अपने को वायरल कैसे होना है, व्यूज कैसे चाहिए, ये बेसिकली उसके लिए है। बट देखो सारी चीजें गलत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर होता है, वो प्रमाणित है। लेकिन वो बोलने का थोड़ा वे ऐसा बन जाता है, और कई चीजें गलत भी हैं। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। मेरे घर में मेरे ख्याल से 98 और अब कितना टाइम हो गया, 26 साल हो गए, 26 साल हो गए ना। बिल्कुल 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है। लोग तो कहते हैं अग्निकुंड में मंदिर नहीं होना चाहिए। 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है जी। किसी मर्जी कसम, भगवान कृष्ण को साक्षी मान के कह रहा हूं, तो 26 साल से मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर है। आपने कहा कि आपके यहाँ पिछले 26 साल से अग्निकुंड में मंदिर रखा हुआ है, पर पिछले कुछ पॉडकास्ट में या जो पॉडकास्ट में ऑनलाइन भी देखता हूँ, वास्तु सबको जरूरत है, समझ सबको आती है, सबको अपने घर में चेंजेस करने, तो मैंने यही सुना है अग्निकुंड में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप खुद वास्तु शास्त्री होकर अग्निकुंड में मंदिर रख के कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? 98 में मैं जिस घर में मूव हुआ था जी, तो उस टाइम मैं वास्तु नहीं जानता था, ठीक है। तो नॉर्मली मेरे घर में साउथ ईस्ट में मंदिर बन गया। 2011 में मैंने वास्तु सीखी, 2000 सीखनी शुरू की 2011 में, 2012 तक मैं फुली ट्रेंड था वास्तु और ज्योतिष की फील्ड में, साल भर में। मंदिरों पे मैंने रिसर्च की, बहुत रिसर्च की मंदिरों पे। और बेसिकली ना हमारा जो सीखने का, जैसे आज की डेट में क्या है, मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको स्पून फीडिंग भी कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे ये होने से होगा। हमें नहीं करी किसी ने स्पून फीडिंग, हमारे गुरुओं ने हमें पता क्या बोला था वास्तु से, उन्होंने बता दिया बेटा ये 16 दिशाएं होती हैं, ये 32 एंट्रेंस होती हैं, ऐसे चक्रा लगाते हैं, बाकी सिम्टम मैच करो और वास्तु करो। इससे ज्यादा हमें सीखने को नहीं मिला था। सीखने के लिए हमारे को मतलब बोला गया था, एक जगह है वहां पे कस्टमर नहीं आता, वहां चले जाओ जी, वहां जाके चेक करो क्यों नहीं आ रहा कस्टमर। एक जगह है जहां पे कस्टमरों की लाइन लगती है, वहां जाके चेक करो कि कस्टमर क्यों आ रहा है। यही था हमारे पास। तो हम क्या करते थे, साइट जैसे मॉल्स में चले गए, किसी भी आउटलेट पे भीड़ लगी हुई है, अंदर चले गए, कदम नापे, यहां से यहाँ 20 कदम, यहां से यहाँ 40 कदम, तो फिर उधर से आ रहे हैं 10 कदम इधर आ रहे हैं, 20 कदम इधर आ रहे हैं, भाई ये सेंटर हो गया। कदम नापे, कंपास खोल के खड़े हो गए, गूगल अर्थ देख लिया, हाँ भाई कंपास डिग्री ठीक दिखा रहा है। उसके बाद हम वहां सेंटर में खड़े होकर सारे में एनालाइज कर रहे हैं जी, आइडिया से। हमने ऐसे सीखा है वास्तु। आज तो इतना एडवांस कर दिया हम लोगों ने, बट हमने उस समय ऐसे सीखा है। अब क्या होता है, मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिर में ना, मंदिर आप क्या करते हो, क्यों मंदिर जाते हो? भगवान की शांति के लिए, भगवान को पूजने के लिए, ध्यान करने के लिए। आप थोड़े से स्पिरिचुअल आदमी हो जी, थोड़े मथुरा वृंदावन वाले हो, इसलिए आपने ऐसा बोला। नहीं तो 99.5% लोग जो है ना वो मांगने जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली, वो मांगने जाते हैं, ठीक है। और 99.5% में मैं भी इंक्लूडेड हूं। कल को कोई ऑफेंस हो तो भाई मैं भी उसी का पार्ट हूं, मैं भी मांगने जाता हूं। अब मांगने के लिए जब आप एक मंदिर जाते हो, तो मंदिर की बात करें तो मंदिर आता है इच्छा पूर्ति मंदिर। भाई ऐसे मंदिर, अब मान लो आपके गली में कोई मंदिर है, ठीक है, आप उसमें जाना प्रेफर करोगे या जो पूरे वर्ल्ड में फेमस मंदिर है कि वहां जाके कुछ भी मांगेगा पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, उसमें जाना, वहीं जाना पसंद करोगे ना। तो बड़े मंदिरों में भीड़ है, सबसे बड़े मंदिरों में भीड़ है। और भीड़ क्यों है? क्योंकि वहां पे हो रहा है, वहां पे इच्छा पूरी हो रही है, तभी भीड़ है। एक बार बंदा जा रहा है तो वो सालों बार बार जा रहा है। अब हमारी धरती के ऊपर जो सबसे सॉलिड, सबसे पावरफुल इच्छा पूर्ति मंदिर है, कौन सा है? तिरुपति बालाजी। जगन्नाथ जी भी नेक्स्ट लेवल है, जगन्नाथ जी भी नेक्स्ट। भाई उनकी शक्ति तो, अभी मैं गया था जगन्नाथ जी, करेंगे बात।
तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ना, वो नेक्स्ट लेवल मंदिर है इच्छा पूर्ति के लिए। आप सीधा मंदिर में जाके देखो ना, क्यों इच्छा पूर्ति मंदिर है वो, क्यों इच्छाएं पूरी हो रही है वहां पे क्या है, भगवान की जो प्रतिमा है वो वेस्ट में लगी हुई है। वेस्ट की जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, वो आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन। अब वहां पे जब आप तिरुपति मंदिर में जाके, जब आप पश्चिम मुख होके पश्चिम में बैठे भगवान से जब आप कुछ भी मांग रहे हो, तो वो कह रहा ठीक है, ले ले, डन हो गया तेरा, ठीक है। तो अगर आपको वैसे देखना तो आप मंदिर देखो। अब आप वैष्णो माता जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, जो भी कोई वैष्णो देवी के सिद्ध मंदिर है ना, सिद्ध मंदिर, एक तो वैष्णो देवी मंदिर है, एक भिवानी में देवसर धाम है, वहां पे भी माता प्रकट हुई थी, वो हमारी कुल देवी है देवसर देवी। तो वहां पे अगर आप जाके देखोगे ना, उधर वैष्णो देवी में जो माता की मूर्ति है, जो पिंडलियां हैं बेसिकली वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी में भी पिंडलियां नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में फॉल करती हैं। देवसर धाम में भी एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ पे वो माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। तो ये सारे ना अलग अलग इनके ऑरा हैं। अब यहां पे क्या है, 16 जो दिशाएं है ना, 16 दिशाएं अलग अलग भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग भगवान को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु शास्त्र में पैसे की डायरेक्शन है। पैसे की देवी कौन है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन लक्ष्मी माता की हो गई। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो बल की, पावर, कॉन्फिडेंस की। मोस्ट पावरफुल गॉड कौन से हैं? विष्णु जी, बजरंगबली। पावर की अगर मतलब बल की बात करें, बल की बात करें तो बजरंगबली, क्योंकि बजरंगबली से बलशाली इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं। वो एक स्टोरी है, बली के ऊपर वो पढ़ना, ठीक है। तो बजरंगबली से बलशाली कोई हुआ ही नहीं। साउथ की डायरेक्शन दुर्गा माता की है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भैरव बाबा की है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पितरों की है, वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है सरस्वती माता की, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एजुकेशन की डायरेक्शन है, पढ़ाई की डायरेक्शन है, पढ़ाई की देवी सरस्वती माता। वेस्ट में मैंने आपको बता दिया, विष्णु भगवान आ गए, तिरुपति बालाजी आ गए, कृष्ण के सारे अवतार आ गए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिप्रेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना, वहां पे वो तांत्रिक पूजा के लिए यूज की जाती है जी। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी कुलदेवी की, पंचमुखी हनुमान जी की डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन गॉडेस रति की डायरेक्शन है। नॉर्थ की डायरेक्शन भगवान कृष्ण की। नॉर्थ ईस्ट में आप सारे भगवान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, प्रसन्नता की डायरेक्शन है। बेसिकली अपने घरों में जो मंदिर रखते हैं ना, बेसिकली हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो हम सारे भगवानों को मानते हैं जी, हम किसी को नहीं छोड़ते। भाई क्यों किसी को नाराज करना, भाई पैसे माता देगी तो पावर कहां से आएगी? बजरंगबली से आएगी। फिर अपने को वो चाहिए और ज्यादा, वो चाहिए क्या बोलते हैं, ऑरा बढ़ाना है, अपना अग्नि बढ़ानी, तो दुर्गा माता देगी, है ना। ध्यान करना है तो शिव जी देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ते। रिद्धि सिद्धि गणेश जी देंगे, है ना। हम किसी को नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, हम अपने मंदिरों में ठोक के भगवान भर देते हैं। इतने मंदिर टेंपल में नहीं होते जितने हमारे घरों में सारे भरते हैं। अब क्या होता है, मंदिर में जो गॉड की प्रतिमाएं हैं वो अलग अलग मेटल्स की होती हैं। हम ब्रास की भी रखते हैं, हम चांदी की भी रखते हैं। ब्रास की कम रखते हैं लोग, चांदी की ज्यादा रखते हैं, छोटे छोटे। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन क्योंकि अग्नि की डायरेक्शन है और चांदी जल तत्व है, अगर साउथ ईस्ट में आपने गलती से भी चांदी की मूर्तियां रख दी ना, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब इसको वाइस वर्सा कर लो। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अग्नि की हो गई। अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जल की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में एक गलती हम क्या करते हैं, मंदिर में लाल कपड़ा बिछाते हैं। कहते हैं मंदिर में तो या तो लाल बिछेगा या पीला बिछेगा। नॉर्थ ईस्ट में लाल और पीला एंटी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लाल कपड़ा बिछा रहे हो तो भी दिक्कत, पीला बिछा रहे हो तो भी दिक्कत। यही दोनों बिछाए जाते हैं, ये नहीं बिछाने। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ध्यान की डायरेक्शन है, आप वहां पे मल्टीपल गॉड्स नहीं रख सकते। आप वहां पे जिस भी गॉड को मानते हो, मतलब आप लक्ष्मी गणेश जी वहां पे रखो, चांदी के रखो नॉर्थ ईस्ट में, क्रीम कलर के कपड़े पे, दैट्स इट। लक्ष्मी गणेश जी रखो। आप दुर्गा माता को मानते हो, एक फोटो दुर्गा माता की रखो। लाल चुन्नी मत चढ़ाओ, हरी चुन्नी चढ़ाओ। हरी भी चढ़ती है, लाल भी चढ़ती है, हरी चुन्नी चढ़ाओ, नीचे क्रीम कलर का बेस रखो। उसके बाद एक दूसरी गलती क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर हो तो हम लोग ना
ये सोचते हैं कि दिए के अंदर जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना माँ प्रसन्न होगी। हम अखंड जोत जला देते हैं। बिल्कुल। अखंड जोत जला के क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में अग्नि एक्टिव हो गई। जल तत्व है तो अग्नि, जल क्या करेगा, अग्नि को बुझाएगा, आपकी पेमेंटें फंस जाएंगी सारी। साउथ ईस्ट में मंदिर है, जलाओ। साउथ ईस्ट में अगर मंदिर है, सालों साल 365 दिन की अखंड जोत जलाओ। नॉर्थ ईस्ट में नहीं जला सकते। नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़ा सा घी डालो कि 2 4 5 10 मिनट में वो खत्म हो जाए। तो ये सारा ना कॉन्सेप्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर और मंदिर का। तो ऐसा कुछ नहीं है साउथ ईस्ट में कुछ होने से, मेरे घर में एक्चुअली में है। अब कृष्ण को साक्षी मानने के अलावा तो मेरे पास और कुछ है। मान लिया किसी घर में वास्तु दोष है और वो परेशान भी है, तो हम अगर किसी पंडित को बुलाते हैं, मतलब वास्तुशास्त्री नॉर्मली आम आदमी तो नहीं हायर कर सकता। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो मान का तो ये चलता, उसका माइंडसेट ये होता है कि वास्तुशास्त्री फीस बहुत लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है जी, हम वो वाले वास्तु वाले नहीं है जी। आपका जो मोबाइल फोन है ना, जो मोबाइल फोन आज के डेट में आप यूज कर रहे हो, उतने में आप हमें हायर कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी 50 रुपए फुट चार्ज करता हूं मैं जी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन 100 रुपए साइट विजिट, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था कि आदमी अपने घर में परेशान होकर पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी कहते हैं घर में ये हवन करा लो, वो हवन करा लो। अब उन्हें तो दिशाओं का कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर क्या हवन से या किसी पूजा से, पाठ से वास्तु दोष भी शांत होता है? एक व्यक्ति को हैवी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जी, गैस उसके सर में चढ़ जाती है जी, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होता है, ठीक है। उसने सेरिडोन खा ली, क्या होगा? कुछ नहीं, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन गैस की दवाई नहीं खाई, कितनी देर सर का दर्द ठीक रहेगा? अभी रात को खा के सोया तो ठीक हो जाएगा, सुबह उठेगा फिर दोबारा सर में दर्द, वो क्या करेगा? फिर सेरिडोन खा लेगा जी, यही करेगा ना। करना क्या चाहिए उसको गैस की दवाई खानी चाहिए ताकि उसकी गैस रिलीज हो और बॉडी ठीक हो। हवन का बहुत तगड़ा महत्व है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बहुत तगड़ा महत्व है। मंत्र उच्चारण, हवन बहुत, ऑरा क्लेंजिंग बहुत करते हैं। लेकिन अगर वही बात आ जाती है ना, अगर मान लो आप अपने घर में डिस्पोजल में सो रहे हो और आपने अपने घर में हवन करा लिया पंडित जी को बुला के, 5 से 7 दिन लाइफ ठीक चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं होगा, 5 से 7 दिन लाइफ ठीक चलेगी, बट सो तो डिस्पोजल में ही रहे हो ना जी, वो भी एक्टिव होगा, वो भी एक्टिव होगा ना। जैसे कि आजकल ये बात, जैसे आपने कहा कि मुखिया आदमी अपने आप को मानता है, जो कमाता है वो कमाता है, तो एक चीज़ ये भी है कि आजकल माँ बाप का साथ छोड़ के लोग बाहर रहते हैं और 90% लोग बाहर ही सेटल हैं। तो मान लीजिए कि बेटा किसी फ्लैट में रह रहा है, उसका वास्तु खराब है, या बाप जहाँ रह रहा है वहाँ वास्तु खराब है, तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे? ठीक है, एक आपको चीज बताता हूं। एक क्लाइंट है मेरे पास जी, उनकी डॉटर को ओसीडी की प्रॉब्लम थी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ठीक है, ओसीडी की प्रॉब्लम थी उनको। मैंने वास्तु उनके घर की करी। बेसिकली ओसीडी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखी जाती है, ठीक है। उनकी बेटी ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रही थी। वो जो भी व्यक्ति ईस्ट साउथ ईस्ट में सोएगा ना, 24 घंटे टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको होंगी। अब वो ईस्ट साउथ ईस्ट में सोती थी। मैं उनके घर पे गया, मैं कहा जी ये डायरेक्शन में सोती है इसलिए है दिक्कत, वो रूम चेंज। मैं कहा इस रूम में कोई नहीं सोएगा, इस रूम को आप मतलब कपड़े कुपड़े प्रेस कर लो, कुछ कर लो, नॉर्मल काम के ले लो, बट सोएगा कोई नहीं, सारी फोटोज हटाओ बच्चे। उसका रूम मैंने चेंज करा दिया, चेंज हो गया। अब उसकी बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, ठीक है। शादी होने के बाद क्या होता है, उनकी बिटिया को महीने 2 महीने के बाद वापस ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्लाइंट का मेरे पास फोन आया, बोले भाई साहब वो आपने जो वास्तु किया था तो यहाँ तो वो ठीक हो गई थी, अब वो शादी के बाद वहाँ गई, तो वो आपने यहाँ पे तो प्लैनेट सेट करे थे, क्या वहाँ भी प्लैनेट एक्टिवेट हो गए उसके? मैं कहा जी एक बार आप नक्शा भिजवाओ, जिस घर में वो है तो चेक कर लेते हैं। तो बोले ठीक है जी, उन्होंने नक्शा भेजा। अब नक्शे में ईस्ट साउथ ईस्ट में डॉटर से रिलेटेड कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, बढ़िया सो रही है, जोन्स वगैरह सब ठीक है उनके इन लॉज के घर में। मैंने क्लाइंट को फोन किया, मैंने कहा जी उस घर में तो ऐसा ओसीडी से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो बोले सर ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या हो रहा है? यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मेरी साइट विजिट प्लान हो गई उनके घर पे, मैं उनके घर पे जाके चेक कराया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं मिली उनके घर पे। मैं कहा जी इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को ऐसी इंट्यूशन आई कि मैंने कहा यार एक बार वापस इनका घर देखने चलते हैं। अभी नई नई शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं। मैं कहा एक बार इनका घर वापस देखने चलते हैं। मैं उनके घर पे गया और सीधा मेरे को पता है किस कमरे में जाके देख, मुझे दिमाग में इंट्यूशन क्या आती है कि यार इनके घर में जो ईस्ट साउथ ईस्ट का कमरा था ना, कोई शादी शुदी की फोटो ना लगा दियो उस जोन में ना, जैसे शादी के बाद कई फोटोज वोटोज बन के आती हैं, कोई फोटो ना लग गई हो इन्होंने अनजाने में, क्योंकि अब क्या है घर बड़ा है। तो मैंने तो एक कमरा बताया, अब वो 16 दिशाएं जो है जोन, वो तो ब्रह्म स्थान से जा रहा है ना, तो कोई बाहर लगा दियो इधर उधर। मैं वहां जाके क्या देखता हूं, पेरेंट्स ने जो रूम डॉटर का मैंने छुड़वाया था ना, पेरेंट्स ने वो रूम डॉटर के नाम कर दिया शादी के बाद। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, मैं कमरा देख रहा था, मैंने कमरा देखा, कमरे में फोटोज नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, बेड लगा हुआ था। मैं कहा जी इसका, मैंने ऐसी नॉर्मल पूछा, मैं कहा जी इस कमरे में कोई सो रहा है क्या? बोले नहीं भाई साहब, ये कमरा तो डॉटर का था, आपने उसको वो कमरा दिया था, अब उसकी शादी हो गई तो वो कमरा बेटे ने ले लिया, डॉटर के नाम ये कमरा कर दिया वापस। अब सोना तो थोड़ी है उसने, सिर्फ नाम करा था। अच्छा, सो नहीं रही, सिर्फ एक थिंकिंग, सिर्फ नाम करा था कि अब ये कमरा आपसे डॉटर का है। इतने से भी इफेक्ट आ जाता है। मैं कहा जी अभी आप बोलो कि आज के बाद ये डॉटर को फोन करो कि बेटा ये कमरा तेरा नहीं है, आज तू हमारे घर में आएगी, इस कमरे में नहीं सोएगी, ये कमरा तेरा नहीं है। और कमरे को भी बोल दो कि बेटा तू, तेरा डॉटर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बोल दो, स्पेस में कमांड दे दो, इतने से ही प्रोग्रामिंग हो जाएगी। कमरा हटा दिया। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, अब क्या होता है विदेश में, अगर वो परमानेंटली सेटल हो गया, अगर उसने इंडियन प्रॉपर्टी से अपना कनेक्ट तोड़ दिया है, इंडियन प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, जायदाद का बंटवारा हो चुका है या होना ही नहीं है, उसने बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको इंडिया का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा पढ़ने गया है, विदेश में पढ़ने गया है, और इंडिया वाले घर में उसके कमरे हैं उसके नाम पे कि ये कमरा फलाने का, ये कमरा उसका, तो वो कमरा जिस दिशा में होगा वो दिशा उसको वहां भी परेशान करेगी। कह सकते हैं कि एक बच्चा जो सुसाइड करता है, 80% चांसेस मान सकते हैं कि उसके बाप के घर में कोई ना कोई एक दोष होगा जिसकी वजह से वो सुसाइडल थिंकिंग उसके माइंड, अगर वो उसी घर में रह रहा है तो ये कहना चाह रहे हो आप? जैसे बच्चा यहाँ पढ़ने बाहर आया, जो भी सुसाइड करता है वो एक्चुअली घर के बाहर ही होता है, मेजरली घर के बाहर ही बच्चा सुसाइड करता है। उस केस में 50-50% चांसेस होंगे। ठीक है, मैं आपको सुसाइड की वैसे डायरेक्शन बता देता हूं। सुसाइड की जो डायरेक्शन है वो 2 दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पहले नंबर पे, साउथ साउथ वेस्ट दूसरे नंबर पे। अगर एक बच्चा डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मानी जाएगी। एक मान लो बच्चे ने सट्टा कर लिया, जी कर दे, सट्टा आजकल बहुत ऑनलाइन चल रहा है, मान लो बच्चे ने सट्टा कर लिया, नुकसान हो गया तगड़ा, पैसे नहीं है देने के लिए, और घर पे क्या है पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बेसिकली जो लोग बच्चे डरते हैं वही करते हैं ना काम, पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसको पता है कि घर जाऊंगा तो टूटेगी, तो वो क्या करेगा, वो डिस्पोजल, उसके लिए डिस्पोजल रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर बच्चा डिस्पोजल में सो रहा है तो वो लॉस में आके सुसाइड करेगा, डिप्रेशन में सो रहा है तो डिप्रेशन में आके सुसाइड करेगा। अब इसमें 50-50% चांसेस हैं, अगर वो यहाँ पढ़ने आया और यहाँ पे उसके रूम में, एक हॉस्टल में कमरा ही तो लिया ना उसने, अगर मान लो फ्लैट में 3 दोस्त रह रहे हैं, 3 के अलग अलग कमरे, सिर्फ उस बच्चे का कमरा देख लो, फ्लैट के सेंटर से देख लो कि क्या वो कमरा डिप्रेशन में आ रहा है, या कमरे के सेंटर से क्या वो बच्चा डिप्रेशन में सो रहा है, दोनों देखने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, दोनों देखने पड़ेंगे, रूम का सेंटर भी, रूम का भी देखना पड़ेगा इस केस में, हाँ रूम का, ठीक है क्योंकि क्या है ना, नेट यूजेबल स्पेस का वास्तु देखा जाता है। अब 50-50 हो गए। अगर मान लो बाप के घर में डिप्रेशन में कमरा था तो यहाँ पे आ गए, और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर लिया, तो यहाँ आ गया तो यहाँ का कर लिया। जैसे ये अब फैमिली और चिल्ड्रंस कनेक्ट हुए, होता क्या है कि वास्तु तो हर जगह होता है, तो ऑफिस में भी होता होगा। हाँ, अब मान लीजिए किसी के ऑफिस का वास्तु फैमिली के हेल्थ से खराब है, फैमिली के मैटर से खराब है, तो क्या फैमिलीज में इश्यू आने लगेंगे या वास्तु ऑफिस? सर देखो, इसमें ना हर स्पेस का अपना एक अलग इम्पैक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं घर की बात करूं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफिस और फैक्ट्री से नहीं देखी जाती, सिर्फ और सिर्फ घर से देखी जाएंगी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर बीवी के साथ है,
उसका ऑफिस और फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, उसका ऑफिस और फैक्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑफिस में ऑर्डर नहीं आ रहे, वो घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों से देखा जाएगा। घर मेन है, मेन घर है, पेमेंट नहीं आ रही, घर, ऑफिस, फैक्ट्री तीनों से देखा जाएगा। ऑफिस में स्टाफ परफॉर्म नहीं कर रहा, घर से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस से देखेंगे। ऑफिस में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, ऑफिस से देखेंगे। ठीक है, ऑफिस का वास्तु दोष घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा। लेकिन क्या होता है, आपकी पत्री, अब हॉरोस्कोप आ गई ना, यहां पे पत्री में अगर मान लो डिस्प्यूट्स लिखे हैं, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स लिखे हैं, तो होता क्या है, जो इंबैलेंस आपके घर में है सेम आपको ऑफिस में मिलेगा, सेम आपको फैक्ट्री में मिलेगा। रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स की डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वही डिस्प्यूट आप ऑफिस कैरी कर लोगे, वही डिस्प्यूट है फैक्ट्री। तो बैलेंस हमें तीनों को करके चलना पड़ता है। अब क्या होता है, घर के कंटेक्स्ट में हम बोल देंगे बीवी से नहीं बनती, ऑफिस के कंटेक्स्ट में हम बोल देंगे सप्लायर से नहीं बनती, बायर से नहीं बनती, फैक्ट्री कंटेक्स्ट में बोल देंगे रॉ मटेरियल वाले से नहीं बनती, प्रोडक्शन से नहीं बनती, मशीनें खराब हो जाती हैं, परफॉर्म नहीं करते बनते। मतलब टोटल अगर आपका कोई रिलेशनशिप का इशू है तो वो सब जगह कैरी हो जाएगा, कैरी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब देखेंगे हम अलग अलग स्पेसेस, हर चीज का एक अलग इम्पैक्ट, अलग इम्पैक्ट। आप दिशाओं की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि सब कुछ दिशाओं से होता है, तो आपने जितनी दिशाएं बताई, पर क्या कुछ मेन दिशाएं हैं जिसका अलग महत्व है, या सारी दिशाएं एक्चुअल में बिल्कुल सेम पैमाने पे वर्क करती हैं? सर सेम पैमाने पे वर्क करती हैं, और ये पूरा ना एक चक्र है जी। ये 16, अब मान लो एक गाड़ी का टायर है, ठीक है, आप किसी भी कोने में कील मारोगे तो पूरा टायर खराब हो गया ना, बिल्कुल पूरा टायर खराब हो गया। तो ये पूरा चक्र है एक दिशा में। अब मान लो नॉर्थ में इंबैलेंस आ गया, नॉर्थ में इंबैलेंस आ गया, नॉर्थ की डायरेक्शन क्या करती है, आपको कस्टमर देती है, आपको क्लाइंट देती है। क्लाइंट आने बंद हो गए तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्लाइंट पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन भी हो जाएगा, आपको नुकसान भी होगा, स्टाफ की सैलरी जेब से देनी पड़ेगी, डिप्रेशन में भी आओगे, सारे लोन्स भी होंगे, स्ट्रेस भी होगा, लोन्स भी होंगे, टेंशन भी होगी, एंजाइटी भी होगी, सारे काम होंगे। कौन सी दिशा का मकान सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट है? क्योंकि मकान और दिशा का बहुत लेन देन महत्व है, तो कौन सी दिशा का मकान सबसे ज़्यादा खतरनाक और कौन सी दिशा का मकान सबसे ज़्यादा फलित होने वाला होता है? इसमें ना हम सबसे पहले वर्स्ट की बात कर लेते हैं, बेकार की बात कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले नंबर पे अगर हम दिशा रखें तो साउथ साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है, उससे बेकार कुछ नहीं है जी, उससे बेकार कुछ नहीं है। सेकंड नंबर पे बात करें ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर एंट्री है तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक एंट्री होती है W6 की, W6 की एंट्री होती है। W6 की एंट्री में व्यक्ति को भूत प्रेत आत्माएं दिखने लग जाती हैं। अच्छा, W6 की जो एंट्री है ना, वहां की जो एनर्जी फील्ड है, उस एनर्जी फील्ड का काम पता है क्या है, आपके पिछले जन्म में जो भी आपके साथ हुआ है ना, उस पे पर्दा रखना कि आप उसको ना देख पाओ, क्योंकि ये जर्नी अलग है, वो जर्नी अलग थी। वहां पे एंट्री उस पर्दे को हटा देती है। अच्छा, तो आपको अपना पास्ट भी दिखने लग जाएगा, आपको जो नहीं दिखना चाहिए वो दिखने लग जाएगा। अच्छा, मतलब तो इधर कोई है, इधर कोई है, आपको दिखने लग जाएगा। तो वो व्यक्ति, अब क्या होता है, आप मुझे बोलो मुझे यहां कोई दिख रहा है, या आप तो खैर क्या ही बोलोगे, मैं आपको बोलूं कि भाई सब कुछ है यहाँ पे, आप क्या बोलोगे? मन बोलोगे तो कुछ नहीं, मन में क्या सोचोगे? पागल पागल पागल। तो यही उस व्यक्ति के साथ होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, वो दुनिया उसको पागल करार कर देती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो वर्स्ट में ये 3 दिशाएं वर्स्ट है, ठीक है। बेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो बेस्ट में बेसिकली फेसिंग इतना मैटर नहीं करती। फेसिंग आप कोई मर्जी लो, सारी फेसिंग बढ़िया है। मैटर क्या करता है, जिस फेसिंग का आप मकान लोगे उस फेसिंग की आपको एंट्री लेनी पड़ेगी जी। तो एंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इवन मैं आपको ये बोलूंगा, वास्तु में 80% 80% आपकी एंट्रेंस जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, 80%, बाकी सारा 20% है। अगर आपकी एंट्री पावरफुल है ना, एंट्री अगर आपकी जन्म पत्री के हिसाब से अलाइंड है और अगर आपकी एंट्री पावरफुल है, तो भाई साहब अंदर कुछ मर्जी हो, आपको तकलीफ नहीं आएगी जीवन में। आएगी भी तो ऐसे आएगी, चल ठीक है ना, देखी जाएगी। अच्छा,
तो फेसिंग के लिए हम वो चूज करते हैं जो हमें एंट्री चाहिए। अब मान लो आपने नॉर्थ वेस्ट फेसिंग का घर ले लिया, ठीक है, मान लो 20 फुट बाय 60 फुट का मत्था है, फ्रंट में नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, वहां पे अपने को कोई पॉजिटिव एंट्री मिलनी नहीं, बेकार हो गया। अच्छा, आपने साउथ वेस्ट फेसिंग का घर ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल आपने फेसिंग साउथ वेस्ट ले ली। अब यहां पे क्या है, 40 फीट का मत्था है और 50 फीट की गहराई है। तो जो 40 फीट का मत्था है ना, उसमें साउथ वेस्ट फेसिंग में अपने को वेस्ट साउथ वेस्ट में W3 और W4 जो कि बहुत पॉजिटिव एंट्री होती है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ साउथ वेस्ट पॉजिटिव हो गया तो ना। ये कौन सी एंट्री की बात हो रही है कि मेन गेट या घर के अंदर एंटर होने की? सर दोनों देखे जाएंगे, दोनों देखे जाएंगे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपके प्लॉट की एंट्री, प्लॉट में एंटर करने के बाद आपके घर की एंट्री दोनों देखी जाती है। जब फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हो तो सीढ़ियों से ऊपर जो आपका दरवाजा लगा वो आपकी मेन एंट्री मानी जाती है। मतलब हमको दोनों एंट्री अलाइन करनी आपको दोनों देखनी है। और वास्तुशास्त्र में जैसे 32 एंट्री है ना, N1 से N8, E1 से E8, तो जो तीसरे और चौथे नंबर की एंट्री है ना वो बहुत बढ़िया है। और वो आपको देखनी कैसे, सिंपल सा तरीका है, ये 0 डिग्री नॉर्थ है, 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, 0 डिग्री से N4 N3, 0 डिग्री ईस्ट से लेफ्ट में जाओगे E4 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री E3। अच्छा, साउथ में जाओगे 0 डिग्री साउथ है, लेफ्ट मुड़ो S4 S3। ये मेन गेट की बात, ये मेन गेट ये होना चाहिए। मेन गेट में 8 तक हो जाएगा तो ना, तीसरी और चौथी मोस्ट पावरफुल है। अच्छा, सबसे बढ़िया है, चाहे किसी भी डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन। अच्छा, दिशा की हमने बात कर ली और हमने ये भी समझ लिया हमारा कर्म क्या होता है। बट मैंने कहीं सुना है कि जब आप मकान बना रहे होते हो तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल भी उस दिशा के एलिमेंट को एक्टिव या डीएक्टिवेट करता है। तो क्या एक्चुअल में जो एलिमेंट हम मकान बनाने में यूज कर रहे हैं वो भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है? ये मेरा एक पर्सनल एग्जांपल है। मैंने साल भर पहले ही अपना मकान बनाना शुरू किया है और 5-1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या हुआ, जब हम जैसे क्या होता है, हम अगर इधर की बात करें, यूपी साइड की बात करें, उत्तर प्रदेश की नोएडा की बात करें, या हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, वहां क्या होता है, वहां पे ना आप प्लॉट जब खरीदते हो ना तो प्लॉट खरीद मतलब सरकार चाहती है कि जिस पे पैसा है ना वो पूरी की पूरी कॉलोनी खरीद के डाल दे, बसावट आए ना, ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है भाई जरूरतमंद को घर मिले और वो घर ले और वो उसको खरीदे। अब सरकार कहती है जब भी तुम प्लॉट खरीदोगे ना तो तुम्हें 1 साल के अंदर उसको बना के उसमें रहना है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीशन। आपको कंप्लीशन लेना पड़ता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने घर बना लिया और आप उसमें रह रहे हो। लोग क्या करते हैं, रहना नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली। अब वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ना उस पर 1 कमरा डाला, उसमें रसोई बनाई, टॉयलेट सीट लगाई और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया कि भाई हम इसमें रह रहे हैं, 2 बंदे उसमें ठहरा दिए, रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेजरली प्लॉट्स वैसे ही हैं, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ उनको और मेजरली प्लॉट्स वैसे हैं। अब क्या होता है, जब मैंने घर लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में क्या होता है, मट्टी डाली, प्लॉट नीचे है, रोड ऊपर आ चुकी है ना, प्लॉट नीचे हो गए तो उनके अंदर मट्टी डाली जाती है जी। अब मान लो जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, जिसने घर बनाना नहीं, जिसने उसमें रहना नहीं, वो पैसे थोड़ी लगाएगा, तो वो क्या करते हैं, कचरा भरवा देते हैं उसमें जी। वो क्या करते हैं, उसमें कचरा भरवा देते हैं। मेरी जब नींव खुदाई चालू हुई ना तो जैसे प्लान था भाई 4-5-6 फीट जितनी खुदती है उतनी खुदेगी। पहले ऊपर उस पर वो टूट गया, सारा नीचे का फर्श टूट गया। अब क्या होता है, जैसी फर्श टूटा और नीचे की मट्टी आई ना, उसमें मैं क्या देख रहा हूं, उसमें पन्नियां, गंदगी, जुराबें, कपड़े, ये सब है। तो मैंने कहा यार ये क्या, ये ऐसा होता है क्या। और मेरे जो आर्किटेक्ट थे, जो बिल्डर थे, बोले भाई साहब ऐसा तो होता नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप इसको ना सारी मट्टी को बाहर निकालो, ठीक है, सारी मट्टी बाहर निकालो। सारी मट्टी बाहर निकाल के और आपको क्या करना है, सिंपली जब एकदम फ्रेश मट्टी आ जाए आपको तब रुकना है। वो 8 फीट के बाद बोले कि भाई साहब अब मट्टी फ्रेश हो गई है। मैंने कहा 2 फीट और खोद। जब 2 फीट और खोदा, मट्टी फ्रेश थी, तो वो सारी मट्टी मैंने बाहर फेंकवा दी, ठीक है। वो सारा गंदगी थी, वो सारा डस्ट था। उसके बाद क्या करा, पूरे प्लॉट में गंगा जल से छिड़काव करवाया, 1 मुट्ठी वृंदावन की मट्टी लाए, डाल दी, हो गया पवित्र, कर लो जो करना है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मटेरियल्स में रिकमेंडेड ये होता है कि आप प्रॉपर्टी बनाते वक्त सेकंड हैंड मटेरियल यूज मत करो जी। क्योंकि सेकंड हैंड मटेरियल जो है ना वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग क्या करते हैं, मान लो घर टूट रहा है, उसमें जो ईंटें निकली अब यही लगा देंगे जी। लोहा निकला अब यही लगा दे, मत लगाओ। आपके पैसे जरूर लगेंगे, थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड हैंड मटेरियल जो है ना वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी क्या है, मान लो आपकी पत्री में शनि बढ़िया है तो वो लगा सकते हो, बढ़िया इफेक्ट दे देगा, लेकिन शनि हर किसी की पत्री में बढ़िया नहीं होता। अब जिसकी पत्री में शनि बढ़िया नहीं है उसकी फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये चीज है बस उसके अंदर। दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही सबको डर लगता है कि दक्षिण दिशा में कुछ नहीं होना चाहिए, बट अभी जैसे आपने बताया तिरुपति बालाजी वो भी साउथ में, दिल्ली के सारे पैसे वाले साउथ में, एंटीलिया साउथ में, मेजरली हिंदुस्तान का सारा पैसा साउथ में। तो क्यों हम लोगों को साउथ से डर लगता है और साउथ में ही सबसे ज्यादा पैसा होता है? सबसे पहले बताता हूं डर क्यों लगता है जी। 4 दिशाएं बताई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। साउथ के साथ साथ लोग वेस्ट से भी डरते हैं, ठीक है, और वेस्ट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वेस्ट से भी लोग डरते हैं, साउथ से ज्यादा डरते हैं। आपको मैंने बताया N3 और N4 पॉजिटिव है जी। अगर आप N5 ले लो गलती से तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा भक्ति में लग जाओगे। अच्छा, ठीक है, ये इफेक्ट आएगा, बहुत ज्यादा काम धंधा छोड़ दोगे, 24 घंटे बस भक्ति करते रहोगे। ये N5 का इफेक्ट है, सेंसिटिव हो जाओगे बहुत ज्यादा। आप N6 ले लो गलती से, N6 में क्या होगा, आपकी और लोगों की बातें आपस में मैच नहीं, आपके विचार नहीं मिलेंगे लोगों से, तो आपके लोगों से मनमुटाव झगड़े हो जाएंगे, बस इतना होगा। आप इधर की तरफ N2 ले लो, गलती से मान लो आपने N3 की जगह N2 ले ली, तो क्या होगा, लोग आपसे जलने लगेंगे। अच्छा, इतना इफेक्ट है। अब इधर आ जाओ, E4 E5 पे आ जाओ, E3 E4 पे आ जाओ। आपने गलती से E2 ले ली तो आप घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, मजे करने में पैसा खर्चोगे, चाहे स्पिरिचुअलिटी में खर्चो, मजा, जिस चीज में आपको मजा आ रहा है उसमें पैसा खर्चोगे। E5 ले ली गलती से तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, हर चीज में गुस्सा बहुत आएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, W3 W4 पे आ जाओ। आपने गलती से W2 ले लिया, वेस्ट देख के लिया, गलती से W2 लिया गया, तो क्या होगा, आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। आपने गलती से W5 ले लिया तो आप में एटीट्यूड, ईगो, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। W6 में डिप्रेशन हो जाएगा गलती से, ठीक है। अब आ जाओ साउथ पे, आपने गलती से S5 ले लिया, गलती से S5 ले लिया, जिस दिन उस घर में जाओगे 6 महीने में जो काम कर रहे हो पहले तो वो ठप हो जाएगा, 6 महीने के बाद कर्जे चालू होंगे और अगले लगभग 2.5-3 साल में आप पे इतना कर्जा होगा कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे। अच्छा, गलती से आपने S6 ले लिया, जिस दिन S6 की एंट्री में घुसोगे ना, 45 डेज आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ हुआ क्या है, क्यों बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। अच्छा, 45 डेज में उसका जो ग्राफ ऐसे होगा ना, वो डे 1 से ऐसे चालू होगा और 45 डेज के बाद ऐसे होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। समझ, मतलब पेमेंटें मर गई, लोग पैसे लेके भाग गए, सारे कट गए, नाम खराब हो गया, पता ही नहीं चलेगा। S7 में आ जाओ, रातों रात लोगों से झगड़े, कोई बात ही नहीं कर रहा आपसे, बॉयकॉट कर देंगे आपको। तो साउथ में ना पंगे बहुत होते हैं। अब मान लो इस तरफ आओ, S3 S4 बढ़िया, S3 बढ़िया, S2 भी बहुत बढ़िया होता है। S2 के अंदर व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहा है या सर्विस इंडस्ट्री में बहुत तरक्की करता है। लेकिन गलती से अगर आपने S1 ले लिया ना, डिपार्टमेंटल रेट्स, आपका बच्चा जो है वो ऐसी गलत संगति में पड़ेगा, मतलब ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, गलत लोगों से जुड़ जाएगा, आप कहोगे भाई ये हो क्या गया। तो ये पंगा है। E8 की आप एंट्री ले लो जी, गलती से आपने S1 के उधर आती है E8 की आप एंट्री ले लो, मेरे ख्याल से 3 महीने मैक्सिमम आप घर पे सिलेंडर फट गया, फायर एक्सीडेंट, चोरी, ये होगा ही होगा। अच्छा, 3 महीने के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, चोरी का आपको पता नहीं चलेगा। चोरी आपको पता कब पता चलेगा, जब आपके पैसे आधे रह जाएंगे, उससे पहले चोरी हो रही होगी। और मैं ना गारंटी आपको दे सकता हूं, गारंटी, अगर किसी व्यक्ति की फैक्ट्री में
ऑफिस में या घर में, अगर E8 की एंट्री है ना, मेरे से अभी लिख के ले ले कि उनके लाइफ में जितना भी स्टाफ है ना, सारा चोर है। अच्छा। सारा पीठ पीछे चोरी कर रहा है सारा। और मैंने ना एक फैक्ट्री में गया था, मैं उनकी फैक्ट्री में, जैसे उनकी 8 फैक्ट्री थी, बोले पेमेंट ही नहीं आ रही थी, पेमेंट ही नहीं आ रही। मैं कहा जी आपकी 8 फैक्ट्री हैं, मैं कहा इन 8 फैक्ट्रियों में कोई ऐसी एक फैक्ट्री है जहां पे सारा दिन आप बैठते हो, जो मालिक है, मैं कहा जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है, मुझे सबसे पहले वहां जाना है। मुझे वहां ले गए, मैं वहां जाता हूं, मैं एक चक्कर मारा फैक्ट्री का। मैंने नक्शे में ना E8 में एक शटर था, वो मार्क नहीं था। अच्छा। मैंने वहां जाके देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो दीवार मार्क कर रखी है नक्शे में। मैं कहा भाई साहब ये शटर, बोले हाँ जी ये नक्शे पुराने हैं, ये शटर अभी 4-5 साल पहले बनाया है और ये नक्शे में मार्क्ड नहीं है। मैंने वहां पे किया शटर मार्क्ड, चक्कर मारा, बस मैं वहीं रुक गया। मैं भाई साहब आओ एक बार चलते हैं। कह रही थी ऊपर भी देखना, मैं कहा बाद में देखेंगे, गाड़ी में चलते हैं। हम गाड़ी में आए, गाड़ी में बैठे। मैं कहा जी आपका कोर स्टाफ कितने लोगों का है? कहते जी 4 लोगों का है। मैंने कहा कौन कौन है, क्या मतलब कितने समय से हैं? बोले जी चारों मेरे रिलेटिव हैं, एक मेरी 2 बहनें हैं, एक से 2 बेटे, दोनों मेरा कोर स्टाफ है। एक परचेज देखता है, एक सेल देखता है, एक पेमेंट देखता है, एक सारा प्रोडक्शन देखता है। मैंने कहा भाई साहब आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन भाई साहब आपके जो ये 4 बंदे हैं ना, ये चारों चोर है, ये चारों चोर है। भाई साहब क्लाइंट ऑफेंड हो गया कि मेरे अपने कैसे चोर जाएंगे कि यार भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे रिलेटिव हैं, मेरे बचपन के मेरे बच्चे हैं, आप इनको चोर बता रहे हो। मैं आपका बच्चा है बट आपका रियल बेटा नहीं है। माना आप उसको बच्चा मानते हो बट वो आपको मामा मान नहीं रहा। मैं कहा एक काम करो आप, मैंने कहा अब ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस में कोई आना नहीं चाहिए, मैं और आप बैठेंगे, ठीक है। हम ऑफिस चले गए। मैं कहा अकाउंटेंट को बुला लो। अकाउंटेंट आ गया। मैंने कहा भाई पिछले 1 साल का ना पेमेंट का शीट प्रिंट आउट लेके आ, किससे कितनी पेमेंट लेनी है, किसको देनी। प्रिंट आउट ले आया। मैंने जो उनकी एक पेमेंट थी, 9 महीने से एक बंदा 1,30,00,000 रुपए देने हैं, 9 महीने से 1 रुपया नहीं आया हुआ, ठीक है। मैं कहा भाई साहब ये शीटें कब कब देखते हो? बोले जी ये तो मैं देखता ही नहीं, ये तो सारा वो देखता है। मैं तो आज, मैं कहा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 1,30,00,000 रुपए 9 महीने से पेमेंट ही नहीं आ रही? बोले यार मैं भी शॉक्ड हूं। उसने गुस्से में, अब क्या मालिक की तो सबसे दोस्ती होती है ना, उसने गुस्से में कह रहा है मैं बात करता हूं उससे। उसने फोन किया कि हाँ भी क्या हाल, बढ़िया। भाई क्या चक्कर है, 9 महीने हो गए, 1,30,00,000 रुपए की पेमेंट है, देता क्यों नहीं? सामने वाला होता क्या बोल रहा है, कह रहा भाई सुबह सुबह नशा कर लिया क्या हो गया? बोला स्पीकर पे था फोन। तो कह रहा यार तू कैसे बात कर रहा है? बोला भाई एक बार अपने स्टाफ से चेक कर ले। बोला 6 महीने से तो हमारा व्यापार ही नहीं हुआ, मैं तेरा 1 रुपया नहीं देना, मैं तो सारी दे चुका। बोला मैं तो सारी पेमेंट दे चुका भाई, पूछना अपने बेटे से भतीजे से, सारी लेके जा चुका। मैं कहा भाई अब ऐसा है, मैं यहाँ से निकलता हूँ जी, अब यहाँ जो लड़ाई झगड़ा होगा ना, मैं उसका पार्ट बनना नहीं चाहता। तो मैं वहाँ से निकल गया। मेरे को 1-1.5 महीने बाद क्लाइंट से क्या अपडेट मिलती है, 12 करोड़ रुपए की चोरी। 12 करोड़ की चोरी 5 साल में, जब से वो शटर खोला था ना उन्होंने, तब से 5 साल से। और E8 में क्या है, एक चमत्कार क्या है, चोर पकड़ा नहीं जाता। अच्छा। चोर पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा कब जाएगा, जब आधा कर चुका होगा आपको। अच्छा, उससे पहले नहीं पकड़ा। हाँ, तो ये जो है ना, ये इस चक्कर में जो आप कह रहे थे ना, साउथ की एंट्री से लोग घबराते क्यों हैं, इसलिए घबराते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज है, अब मैं जो अपना घर बना रहा हूं, मेरी साउथ की एंट्री है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है उससे ज्यादा पैसे की एंट्री कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें भी ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपकी हॉरोस्कोप से मैच करनी चाहिए, आपकी हॉरोस्कोप से सूट करना चाहिए। आपकी हॉरोस्कोप को, मेरे को सूट करती है, मेरे भाइयों को सूट करती है, तो मैंने वो चूज करी जी। बस जो आपके हॉरोस्कोप से मैच करती है वो जो हॉरोस्कोप से आपके मैच करे ना, वो आपके लिए बेस्ट है। अब चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो। आप जैसे ये वास्तु के हिसाब से दिशाओं का खेल बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं, ये सब जगह के लिए एक जैसा होता है या समय काल और पात्र के हिसाब से बदला जा सकता है? जैसे कि कोई यहाँ पर है तो उसके लिए अलग, कोई इंडिया में अलग है तो अमेरिका में अलग है,
या फिर सबके लिए एक ही नहीं, कनेक्शन? प्रिंसिपल्स तो कॉमन है वास्तु के। आप कहीं अब पता है एक ऐसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पूछा ना कि जी मैं सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो क्या मेरा वास्तु बदल जाएगा? अब पता है कई सारे वास्तु कंसल्टेंट्स ना जो मतलब दिल्ली से यूपी ट्रैवल नहीं करा जिन्होंने, वो टिप्पणी क्या देते हैं, हाँ बदल जाएगा, तुम्हारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा, साउथ तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा, और सारा कचरा कर रखा है, सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मेरे पास 2017 में ये क्वेश्चन आया कि भाई सदर्न हेमिस्फीयर का जो वास्तु है क्या वो डिफरेंट है? तो मैंने कहा जी, मैं भाई स्ट्रेट मैं कहा जी मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है। तो बोले सर फिर क्या करें? मैं कहा जी हम एक काम करते हैं, आपकी कोई तोड़ फोड़ तो होनी नहीं है, रेमेडीज जो है वो बिल्कुल सिंपल है, नो कॉस्ट रेमेडीज है। मैं कहा आप मेरे को एक प्लान भेजो और प्रॉब्लम्स भेजो, एक बार हम करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। भाई मैं तो नॉर्मल वास्तु करूंगा, गूगल से डिग्रीज लूंगा, नॉर्दर्न सदर्न जो जो जैसा है वो हम करते हैं। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के जितने भी ये घर हैं, मैंने जब इनके वास्तु नॉर्मल इंडिया के हिसाब से किए तो सेम रिजल्ट, मतलब बढ़िया रिजल्ट, क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारे काम बढ़िया हो गए, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा यार ये कोई सदर्न हेमिस्फीयर का चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब क्या होता है, वास्तु जो विद्या है ना, वास्तु शास्त्र की विद्या, ये काम करती है आपके मैग्नेटिक नॉर्थ पे। जैसे अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हमारे शरीर का नॉर्थ पोल है, तो वास्तु ना मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करती है, ट्रू नॉर्थ पे काम करती नहीं, मैग्नेटिक पे काम करती है। अब क्या होता है, अगर मान लो इंडिया के प्रिंसिपल्स अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए चेंज होते, तो वो कब होते? अगर मैं इंडिया में एक कंपास है जो इंडिया में नॉर्थ दिखा रहा है और गूगल में वही नॉर्थ है, अगर मैं उसी कंपास को ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊं तो वो कंपास उल्टा हो जाना चाहिए जी, वो नॉर्थ को साउथ दिखाना, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैंने अब मैं फिर ऑस्ट्रेलिया साइड विजिट पे भी गया, तो वहां पे मेरे ख्याल 24-25 दिन में ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां पे क्या था, कंपास भी वो उसी तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है, सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपका वास्तु अलाउंड हो आपकी जन्मपत्री के हिसाब से, बस दैट्स इट, और आपके कर्म अलाइंड। जिनसे लोग ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, या आप लंदन में रहते हैं, या आप एनआरआई हैं, तो आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो वो सुन लीजिए अच्छे से। हाँ हाँ सेम है, बिल्कुल सेम है जी। आपने कलर्स की बात की जैसे, तो कौन सी दिशा में कौन सा कलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है? वास्तु में कलर्स का क्या रोल होता है? हमारी टोटल 16 दिशाएं हैं, और ये जो 16 दिशाएं हैं ये 5 एलिमेंट्स से गवर्न होती है, 5 तत्वों से गवर्न होती है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। कुछ दिशाएं वाटर एलिमेंट की हैं, कुछ एयर एलिमेंट की हैं, कुछ फायर की, कुछ अर्थ की और कुछ स्पेस की। अगर मैं वाटर एलिमेंट की बात करूं, नॉर्दर्न साइड की जितनी भी डायरेक्शंस है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, ये वाटर एलिमेंट की है। ईस्टर्न साइड एयर एलिमेंट की है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ ये फायर एलिमेंट की है, साउथ साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये स्पेस एलिमेंट है। अपनी दिशा में या तो अपना कलर हो सकता है, ठीक है, या अपने दोस्त का कलर हो सकता है, दुश्मन का कलर नहीं होना चाहिए। अब यहां पे दोस्ती और दुश्मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर पानी है, पानी को पेड़ पौधों में डालोगे तो क्या होगा? पेड़ पौधों की ग्रोथ होगी। तो पानी और पेड़ पौधे आपस में दोस्त हो गए। बादल बरसेंगे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा, पानी आएगा। तो स्पेस और वाटर की भी आपस में दोस्ती हो गई। पानी को आग पे डालोगे तो क्या होगा? बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। रिलेशन कैसा हुआ? दुश्मन। पानी बह रहा है, आप आगे दीवार खड़ी कर दो, आपने पानी का फ्लो तोड़ दिया तो पानी नाराज हो जाएगा, क्योंकि पानी की प्रवृत्ति बहना है। आप फ्लो तोड़ दोगे, पानी गुस्सा हो जाएगा। तो पृथ्वी और जल ये आपस में दुश्मन हो गए, ठीक है। अब अगर जल पृथ्वी में आ गया या जल अग्नि में आ गया, तो या अग्नि जल में चली गई, पृथ्वी जल में चली गई, तो ये आपस में लड़ाई करेंगे। आकाश जल में आ रहा है, कोई नहीं, तू तो भाई है अपना। एयर जल में आ रही है, कोई नहीं, तू बहन है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एयर की दिशा में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस की दिशा में पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंडली जोन्स में जा सकते हैं, नॉन फ्रेंडली में नहीं जा सकते। आपसे बात करने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में वास्तु की वजह से होती हैं और हम उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। तो
नॉर्मली एक इंडियन कौन सी ऐसी बहुत कॉमन चीज़ें इग्नोर करता है जो आपने अपनी इतनी साल की रिसर्च से इकट्ठा की कि नॉर्मली इंडियंस के यहाँ ये कमी होती ही होती है जो इग्नोर करते रहते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम सहते रहते हैं? सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, पता है क्या करते हैं? कबाड़ इकट्ठा करना। जी। हमारी आदत है कबाड़ इकट्ठा करने की। हम क्या करते हैं, अभी घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसके कपड़े आ गए, उसको कपड़े पहना के जब वो कपड़े छोटे हो जाएंगे ना, तो हम उन कपड़ों को संभाल के रखते हैं कि जब दूसरा बच्चा आएगा तो उसके काम आएंगे। हम बच्चे की किताबें संभाल के रखते हैं 2-2 3-3 साल के, किसी और को दे देंगे। हम जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो चीज हमारे काम आनी नहीं अगले 3-4 साल, हम सोचते हैं 5 साल 10 साल बाद काम में आ जाएगी। घर में कंस्ट्रक्शन कराई, टाइलें बच गई 4-5, अब कोई टूटेगी तो लगा देंगे, वो पड़ी हुई है कबाड़, उन पे मच्छर मक्खियां गंदगी, वो चल रहा है काम। लकड़ी का काम कराया, थोड़ी बहुत लकड़ी बच गई, उसको स्टोर रूम बना दिया, छत पे जाके स्टोर कराए। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ी गलत चीज है। आपके घर में अगर क्लटर होगा ना, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी ही होगी। तो आपके घर में ना एक तो क्लटर नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले आपको अपने घर को डी क्लटर करना चाहिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। उनको ना, लोगों को क्या है, रातों रात करोड़पति बनना है। लोगों को एक रात में पैसा चाहिए, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, ना तो अपने कर्मों पे ध्यान कर रहे, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्लाइंट आए, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जी अगर मैं आपसे वास्तु कराऊंगा तो मेरी लाइफ में मॉनेटरी टर्म्स में कितनी ग्रोथ होगी। ये उसका क्वेश्चन था। मैं कहा जी आप करते क्या हो? बोले सर मैं जॉब करता हूँ। ठीक है। मैं कहा जी आपका सैलरी पैकेज क्या है? बोले जी ये पैकेज है। मैंने कहा डन। आपका लास्ट प्रमोशन कब हुआ था? बोले जी मेरा प्रमोशन 6 महीने पहले हुआ था। तो मैं कहा कितना % हुआ था? बोले 15% हुआ था। मैं कहा अगला प्रमोशन कब होगा? बोले 6-8 महीने बाद होगा। मैंने कहा कितना होगा? बोले 15% होगा। मैं कहा बस इतनी ग्रोथ होगी। कॉमन सेंस है ना। मैं भैया इतनी ग्रोथ होगी जी। कह रहे सर फिर मतलब ये क्या बात हुई, मतलब फिर मैं वास्तु क्यों कराऊं? मैंने कहा सर और क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, और क्या प्रॉब्लम्स है? बोले सर मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है। बोले मेरी वाइफ को, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे, मेरे को ये हेल्थ इश्यूज है, वो हेल्थ इश्यूज है, हमें चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बीवी को हार्मोनल इश्यूज है। मैं कहा आप इनके लिए करा सकते हो उसके, क्योंकि क्या होता है, हर चीज की ना अपनी एक लिमिटेशन है। आज एक व्यक्ति जॉब कर रहा है तो भाई उसकी जो सैलरी है वही मिलेगी ना उसको। जॉब के साथ अगर वो व्यक्ति मान लो अपना फ्रीलांस काम कर रहा है, मान लो 6 बजे उसकी जॉब खत्म हुई, 7 बजे फिर आके कंप्यूटर पे बैठ गया, अब मैं भाई फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स करूंगा रात के 12, तो फिर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो देखा जाएगा ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो नुकसान देती है। कुछ भी सुना, चल ट्राई कर लेते हैं। पता है ये ट्राई करना कैसा है? मतलब आपने कोई वीडियो देखी कि ये उपाय कर लो, बेसिकली मैं उपायों की बात कर रहा हूँ, जो उल्टे सीधे उपाय चल रहे हैं ना, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये कर दो, वो कर दो। अब क्या होता है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, इनको ट्राई करना पता है कैसा है? खुद ही दवाई का इंजेक्शन भरा और खुद ही ठोक लिया, बिना डॉक्टर की सलाह लिए जी। तो ये डेंजरस चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर आप तो कह रहे हो ना कि जैसे किसी ने सुना कि उसकी टॉयलेट साउथ वेस्ट में, तो उसको किसी ने बता दिया कि रेड टेप लगा लो, तो वो बेसिकली लगा ही लेगा। फिर तो उसके लिए ये भी तो बताया ना कि एक बार फ्री कोर्स देख लो, उसमें सारी रेमेडीज हैं, वो देख के करो, क्योंकि रेड टेप नहीं लगती साउथ वेस्ट में। मैं एक एग्जांपल दे रहा था। हाँ। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने एक जगह विजिट किया तो देखा कि वो एक गाड़ी थी जिसमें उनका बेटा मर गया था, पूरी गाड़ी डैमेज थी। उन्होंने वो गाड़ी अपने घर के बाहर रखी हुई थी। और कुछ लोगों के यहाँ देखा भी जाता है कि कोई मर गया तो उसकी विशेष चीज़ कोई वो संभाल के रखते हैं। तो क्या ये वास्तु दोष है या ये चीज़ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है या कुछ नहीं होता? जनरली मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने तो खाली गाड़ी देखी, मैंने क्या देख रखा है, एक बंदा किसी से इतना अटैच था कि उसने उसकी राख रख ली अपने पास। अच्छा, जब उसका अस्थि विसर्जन करने गए ना जी, तो उसने थोड़ी सी अस्थियां रख ली अपने पास जी। और उसके साथ हो क्या रहा है, वो व्यक्ति पागल हो गया जिसने रखी, उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई उल्टी सीधी, ठीक है। तो ये काम ना करो। बट जैसे गाड़ी रख ली या रख ली तो उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो तो कबाड़ी हो गया ना कोई सर। सर कबाड़ नहीं है, वो आपकी मेमोरी है जी वो कबाड़ नहीं है, वो आपकी मेमोरी है। उसकी मैं आपको दिशा बता देता हूं। जैसे मान लो अगर आपने उनकी मेमोरी अगर मान लो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख दी गलती से, जी तो आप 24 घंटे उनके बारे में सोच के रोते रहोगे, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन है। आपने उसको उस कबाड़ को साउथ साउथ वेस्ट मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट में रख दिया, आप स्ट्रेस में और परेशान रहोगे उनको सोच सोच के, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप उस चीज को साउथ वेस्ट में रख दो, आप उस चीज को वो पितृ स्थान है, क्योंकि जो गया वो पितृ हो गया ना, आप साउथ वेस्ट में रख दो, वहां के लिए ठीक है। जी। आजकल की जनरेशन की मेजर प्रॉब्लम है स्ट्रेस। हर कोई इस स्ट्रेस से, मैं कह रहा हूँ, चाहे पैसा कमा रहा हो चाहे ना कमा रहा हो, उसके जीवन में स्ट्रेस है ही है। तो अपने जीवन से स्ट्रेस को वास्तु, मतलब वैसे तो आपकी कुंडली बताएगी या जो भी बताएगा, बट वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल खत्म करने के लिए क्या एक उपाय है? एक तो जो ये वर्ड है ना, स्ट्रेस और टेंशन, जनरेशन के लिए ये मैसेज है कि इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के माइंड में स्ट्रेस या टेंशन नहीं है, वो व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर रहा है। अब भाई एक व्यक्ति रात को सोता है तो उसको क्या टेंशन होती है कि भाई सुबह मेरी इतने बजे मीटिंग है, तो मुझे इतने बजे उठ के तैयार होकर इतने बजे ऑफिस पहुंचना है और मेरी ये मीटिंग है। उसको वो जरूरी है, टेंशन इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। बट क्या होता है जब ये स्ट्रेस अननेसेसरी हो जाए, जब ये स्ट्रेस अननेसेसरी हो जाए, जब ये स्ट्रेस फालतू की चीजों पे हो जाए। जैसे कि मैं भी बताता हूँ, आप फालतू ही चीज, मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसके दिमाग में स्ट्रेस क्या चलती है कि मेरे घर में 2 सिलेंडर वो फट ना जाए। हाँ, ये जो फालतू का स्ट्रेस है ना, वो ये फालतू का स्ट्रेस आता है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। जी, ये जो स्ट्रेस है ना, अब आपने जिस व्यक्ति की बात बोली ना, उसको ये टेंशन है कि मेरे ये सिलेंडर फट ना जाए। उनके घर में 2 चीजें होंगी, पता क्या? एक E8 कहीं ना कहीं उनके उनके घर में एक्टिव होगा। कोई विंडो हो सकती है, हवा पानी अंदर आ रहा होगा वहां से कहीं ना कहीं E8। और दूसरा उनके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में वो सिलेंडर रखे होंगे। अच्छा, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आप कुछ भी रखोगे ना, उस चीज की आपको टेंशन होने लग जाएगी, स्ट्रेस। वैसे एक जनरेशन को ना एक मैसेज ये भी मैं देना चाहता हूं कि ये जो समय है ना, ये अपनी लाइफ को बिल्ड करने का है, अपनी लाइफ को ना बनाने का है। क्योंकि मैं निकल चुका इन सब चीजों से ना, और मेरा प्लस पॉइंट सिर्फ ये रहा कि अपनी जवानी में मेरे को पैसे से प्यार हो गया था। अच्छा, तो मैं फालतू की चीजों पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और मैंने अपनी लाइफ को बना लिया कि भाई अभी कर ले। मतलब जो लोग ये सोचते हैं ना कि कर लेंगे हो जाएगा, भाई 40-45 साल के बाद मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं आता। बिल्कुल, मर्सिडीज चलाने का मजा 28-30 साल की उम्र में है। जी, ठीक है, तो वो चीज जो है ना वो करनी पड़ेगी। मेरे पास इतने फालतू के मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब आते हैं, भैया मेरी बंदी छोड़ के भाग गई, भैया कोई उपाय बता दो। मैं उनको स्ट्रेट अवे डिलीट मारता हूं, स्ट्रेट अवे। एक कहीं किसी दिन मूड में बैठा हूं, कोई मैसेज आ गया, भैया ये वो, मैं कॉल कर, 1-2 को मैं फोन करके समझाया भी, मैंने कहा बेटा जो गई उसको जाने दे, या तो कोई दूसरी सेट कर ले या दूसरी छोड़ के भाई पढ़ाई में दिमाग, कौन सी क्लब बात करो, सारे बच्चे कोई कॉलेज में है कोई स्कूल, भाई पढ़ाई में दिमाग लगा ले। एक बार माँ बाप के बारे में सोच, जो पिताजी बेचारे सुबह जाते हैं ट्रेन में लटक के, मेट्रो में लटक के, रात को आते हैं, उनके पास तू बैठता नहीं क्योंकि शरीर से मेहनत के पसीने की बदबू आ रही होती है जो तेरे को पसंद नहीं आती। थोड़ा सा दिमाग लगा ले भाई, पढ़ाई लिखाई कर ले। ठीक है, तुमको समझाया भी, बट कितने को समझाओगे आप? अगर मान लीजिए घर में बहुत बीमारियां हैं, वैसे तो ऑफकोर्स डॉक्टर ही सही करेगा, बट वास्तु के हिसाब से बीमारियों का घर कौन सी दिशा बनती है? आप बीमारी बोलो जी, कोई भी बीमारी बोलो आप। कैंसर। कैंसर के लिए मैं आपको 4-5 चीजें बता देता हूं। एक, सबसे पहले अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, सेप्टिक टैंक है, कैंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे हो तो कैंसर हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आपके घर में टॉयलेट है
तो भी कैंसर हो सकता है, किचन है तो भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से अपने 8वें या 12वें घर में सो रहे हो तो कैंसर हो सकता है। अगली बीमारी बोलो। हार्ट अटैक, जो मेजर हार्ट अटैक के लिए जो मेजर डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, कूड़ा कबाड़ है, क्लटर है, आपके घर की छत के ऊपर अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सबसे ज्यादा ऊंची है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो हार्ट अटैक हो सकता है। हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर कूड़ा कबाड़ भर के रख दोगे तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अटैक बढ़ जाएगा। अगली प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन। स्टमक प्रॉब्लम के लिए एक दिशा देखनी है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई भी इंबैलेंस आपकी इंटेस्टाइन्स कोलोन में प्रॉब्लम देता है। जैसे स्टमक में मान लो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो फूड को डाइजेस्ट कौन करता है? अग्नि। तो फूड डाइजेस्ट के लिए आप साउथ ईस्ट देखोगे, वहां पे कोई ना कोई इंबैलेंस होगा। गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट में आपके घर में प्लांट्स होंगे। अच्छा, अगली प्लांट से रिलेटेड भी आपने प्रॉब्लम बोलो ना, हेल्थ। लीवर के लिए, लीवर के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में 100% आपके घर में फायर एलिमेंट होगा, तो आपको लीवर इश्यूज होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ अगर आपके घर में जैसे कोई मिक्सचर है, मान लो वॉशिंग मशीन है या आटा चक्की मशीन है, अगर ये डिस्पोजल में चला जाएगा तो भी लीवर से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। लंग्स के लिए जो दिशा है वास्तुशास्त्र में वो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके घर में कोई भी ठंडा करने वाली चीज होगी, जैसे एसी, दीवार पे एसी लगा हुआ है, फ्रिज, एसी, डीप फ्रीजर, ठंडा करने वाली कोई भी मशीन होगी तो वो आपके लीवर में कफ जमा देगी, लंग्स में, वो आपके लंग्स में कफ जमा देगी, जिसकी वजह से आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो तो एक्सेस म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। माइंड सबसे मेन है। माइंड के लिए नॉर्थ ईस्ट देखना है जी। माइंड में बेसिकली क्या क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कूड़ा कबाड़ आप रखोगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने जमीन से 7 फीट के ऊपर अगर कील मार दी तो दिमाग की नस फट सकती है। अच्छा, कील भी काम करती है? कील मरम स्थान होते हैं ना जी, हमारे घरों में ना मरम स्थान होते हैं जी। तो जमीन से 7 फीट में मरम स्थान है, 7 फीट नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए। टेप लगा के लगा लो, डबल टेप लगा के लगा लो, कील नहीं मारनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, और मान लीजिए किसी को बहुत चोटें ही लग रही हैं, चोटें और एक्सीडेंट्स जो हैं वो साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस से देखे जाते हैं। या तो साउथ ईस्ट में एंट्रेंस होगी या साउथ ईस्ट में ब्लू या ब्लैक कलर होगा। अच्छा। तो चोटें बहुत लगेंगी। और वैसे मुझे किसी ने बताया था कि बेसिकली आपको अपनी, मेरे को अभी पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि आपको अपनी हर दिशा को सिर्फ इस तरीके से अलाइन करना है कि वहाँ पर, जैसे अभी आपने अभी बेसिकली बताया था कि वो कलर्स और वो चीज़ वहाँ पर मैच नहीं होनी चाहिए, तो भी ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। जैसे अभी आपने बताया फायर एलिमेंट के यहाँ वाटर कलर नहीं होने चाहिए और वाटर एलिमेंट के यहाँ फायर कलर नहीं होने चाहिए। इसी को तो बैलेंसिंग बोलते हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ कह रहे थे कि कलर्स बैलेंस कर दो, तो वो एक ही बात है। ऑब्जेक्ट्स में सब कलर भी आ गए, चीजें भी आ गई। जैसे चांदी रखी है वो भी वाटर एलिमेंट है, ब्लू कलर है वो भी वाटर एलिमेंट है, ब्लैक कलर है वो भी वाटर एलिमेंट है, आपने झरना रख दिया, फाउंटेन रख दिया, वो भी वाटर एलिमेंट है, आपने नदी की फोटो लगा दी, वो भी वाटर एलिमेंट है। एलिमेंट बैलेंसिंग होती है मेन जी। वास्तु ना मानने वालों को या वास्तु को नेग्लेक्ट करने वालों को, हमारी ऑडियंस में जो हों या बाहर भी हों, उनको आप क्या कहना चाहिए? सर देखो, 2 चीजें हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं मानता नहीं जी, मैं उनको ये बोलता हूं कि आप जानते नहीं जी। क्योंकि जब आप जान जाओगे तो आप मानोगे, आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। क्योंकि मैं भी नहीं मानता था, तब तक नहीं मानता था जब तक मैं जानता नहीं था। जब मैंने जाना, जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, जब मैंने उसके रिजल्ट्स देखे तो मैं मानने लग गया जी। हमारी एक ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस है जो स्पिरिचुअल बहुत है, तो आपके हिसाब से या वास्तु के हिसाब से आप उसे कोई स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई वास्तु टिप देना चाहते हो? स्पिरिचुअलिटी के लिए ना एक सबसे बढ़िया जो टिप है अदर देन वास्तु जी, अदर देन वास्तु, वो ये टिप है कि
जितने भी लोग जो परमात्मा से, भगवान से, अपनी देवी से, अपने देवता से, किसी से भी जो 24 घंटे मांगते हैं ना, आप वो मांगना बंद करके सिर्फ एक काम करना चालू कर दो। जितना उसने अभी दे रखा है उसके लिए सिर्फ थैंक्स बोलना चालू कर दो। सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ के बोलना चालू कर दो, माता रानी बस कृपा है तेरी। बस आपको मतलब आप डर जाओगे, आप कहोगे यार इतना तो मुझे चाहिए ही नहीं था। वो ऐसा कर देगी, आप कहोगे यार इतना तो मुझे चाहिए ही नहीं था, इतना कहां से आ गया। हम मांगते रहते हैं 24 घंटे, हम थैंक्स नहीं बोलते, हम थैंक्स नहीं बोलते, हम सिर्फ मांगते हैं। तो एक तो हमें ना थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। अब आते हैं वास्तु के ऊपर। अगर मान लो आप इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वेस्ट की डायरेक्शन है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया जो डायरेक्शन है ना मंदिर के लिए, जो आपके और ईश्वर के बीच में एक यारी दोस्ती वाला से वो बना देती है रिलेशन। मतलब ईश्वर दोस्त हो जाएगा आपका जी। आप आवाज मारोगे भागा भागा आएगा। अच्छा, आपको मंदिर नहीं जाना, आपको नहीं जाना वैष्णो देवी, आपको नहीं जाना तिरुपति बालाजी, आप आंख बंद करो वो सामने खड़ा है। वो डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप अपना मंदिर बना दो। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके? बिल्कुल आपके, क्योंकि मेरे संग ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और कृष्ण भगवान के मेजर मेरे रोंगटे क्यों खड़े हुए, मेरे सामने आ गया मेरा भगवान। मैं वही बता रहा हूँ कि मथुरा में 3 मंदिर हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और बाग बिहारी जी। हो सकता है मेरा मंदिर एक्चुअल में उसी दिशा में हो, ये मैं कह नहीं सकता। मैं जब भी आंख बंद करता हूँ जिसका नाम लेता हूँ एक्चुअली मेरे सामने वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही होगा आपका मंदिर, क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो हैप्पीनेस की डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मींस हैप्पीनेस, आनंद, परम आनंद की डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। वहां पे मंदिर में क्या होगा, आप किसी भी मंदिर, आपके घर में अगर वो मंदिर है ना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, आप संसार के किसी भी मंदिर में जाओगे ना, आपको आनंद की ऐसी अनुभूति हो जाएगी, आंसू बहने लगेंगे आपकी आंखों से। आपके आंसू बहते हैं? बस वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का कमाल है, आपके आंसू बहने लगेंगे। अब मैं एक दिशा आपको बताता हूं, आप वहां पे ना अपने भगवान रख दो। अच्छा, एक दिशा बताऊंगा, आप वहां पे अपने भगवान रख दो, वो आपके इतना सामने आ जाएंगे आप बोर हो जाओगे। अच्छा, वो बगल में ही खड़े बैठे रहेंगे, बोले तू बोल, अब मैं जा ही नहीं रहा। अरे एक दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट जी। वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, W2 एंड W3। W3 की डायरेक्शन में आप कुछ भी रखोगे ना वो 24 घंटे आपकी लाइफ में आता रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक किस्सा हुआ, ये मतलब एक्सपेरिमेंट मोड में हुआ, किस्सा हुआ, क्या हुआ, मेरी एडवांस कोर्स की क्लास चल रही थी, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। मैं पढ़ा रहा था नॉर्मल, मैंने कहा भाई W3 में तुम कुछ भी रखोगे ना वो आता रहेगा। फिर हम जब देवतास की बात करने लगे तो मैं देवतास पढ़ाने लगा कि यहाँ पे ये एनर्जी ऐसे काम करती है। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बोले सर, मैंने पूछा, मैं कहा अब तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या। तो एक बोले सर हमें 24 घंटे आपसे ज्ञान मिलता रहे, मैं अपनी लाइफ में ये चाहता हूं भाई, मेरे को आपसे जब भी मैं आपको फोन करूं, जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन भेजूं, आप तुरंत मुझे रिप्लाई करो, मैं ये चाहता हूं। मैंने कहा डन, आप एक काम करो, W3 की डायरेक्शन में आप अपनी वास्तु अभिषेक की कोर्स बुक रख दो। ठीक है, आपको मेरे से ज्ञान मिलता रहेगा, मेरी फोटो लगा दो, मैं आपके घर पे आ जाया करूंगा, मैं आपको ज्ञान दूंगा पर्सनली। बोले डन सर। एक बोला भाई साहब मुझे तो पैसा चाहिए। मैं कहा ठीक है, अपनी तिजोरी, अपना कैश W3 में रखना चालू करो तो पैसा आ जाएगा। एक व्यक्ति बोले मुझे कृष्ण से मिलना है। अच्छा, एक व्यक्ति मुझे कहता है मुझे कृष्ण से मिलना है। जैसी उन्होंने बात बोली ना मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं उनका क्वेश्चन तो भूल गया। मैं क्या सोच रहा हूं, यार कृष्ण से तो मुझे भी मिलना है यार, सही बात है, सबको ही मिलना है, सबको मिलना है यार, तो बात वही चल रही है। मैंने कहा आप एक काम करो, आप एक काम करो, अपने W3 में भगवत गीता रखो, अपने W3 में भगवत गीता रखो। ठीक है, मैंने मन में सोचा
मैंने मन में सोचा कि भाई मैं भी अब अपने W3 में भगवत गीता रखूंगा। ठीक है, आप क्या होता है ना, कोई चमत्कारी शक्ति, परमात्मा से कनेक्टेड है अपन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो तेरा दोस्त है ना अपनी, पहले सुन लेता। मैं घर पे आया हूं, घर पे आके मेरी बुआ का लड़का घर पे आया हुआ था ऐसी किसी काम से, तो मैं घर पे आया, भाई आया, मैं भाई से मिला, मैं कहा भाई क्या हाल है, बढ़िया। तो मैं बैठते ना, मैं एक्चुअली क्या होता है ना, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं भूलू ना, तो इसलिए मेरे मन में कोई भी टास्क है ना, मैं अपने घर वालों को डाइवर्ट कर देता हूँ। तो मैंने बैठते ही मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे को एक ना भगवत गीता चाहिए, अगर घर में है तो मम्मी बोली भाई भगवत गीता तो नहीं है घर में, या होगी तो ढूंढनी पड़ेगी, कहीं अलमारी में किताबों में रखी होगी, मैं ढूंढता हूँ। सडनली मेरा भाई मेरे को बोलता है भाई तेरे को भगवत गीता चाहिए। मैंने कहा हाँ। बोला तू चल मेरे साथ। नीचे लेके गया, उसने गाड़ी खोली, उसकी गाड़ी की डिक्की में पूरा भगवत गीता का सेट। तो मैंने कहा भाई, कह रहा यार मैं किसी फंक्शन में गया था, किसी मतलब पॉलिटिकल फंक्शन में गया था, वहां पे भगवत गीता जो है वो बांट रहे थे, बोले तू ले ले भाई तेरे को चाहिए तो। बोला मैंने भी, उसने क्लियर बोला, बोला देख मैंने पढ़नी तो है नहीं, ठीक है ना, और स्पिरिचुअल बुक है, तो मैं तो सोच रहा था कैसे रखूंगा क्या रखूंगा। मैं कहा भाई तू मुझे दे दे। उन्होंने मुझे वो भगवत गीता मुझे दे दी, और सेम डे मैंने जाके अपने W3 में रख दी। अब क्या होता है, चमत्कार कैसे होता है, देखो जादू टोना कोई नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई कृष्ण उतर के नहीं आ रहे, कोई आपके कुछ नहीं हो रहा। चमत्कार कैसे होता है, W3 में भगवत गीता रखी है, जिस दिन से रखी इफेक्ट क्या घटित होने लगा, YouTube खोलूं तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलूं तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, फेसबुक खोलूं तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जो परिवार के बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो सारा दिन व्हाट्सएप पे जय माता दी, वो सारा दिन अब वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। ग्रुप में खोल के देखता नहीं फैमिली के, तो मेरे परिवार के बुड्ढे क्या कर रहे हैं, मेरे को पर्सनली भेज रहे हैं। अरे मैं फोन में आया, नाना जी क्या हो गया, बोले सुन बहुत अच्छा है। मैं कहा यही क्यों भेजा आपने, कह रहे मुझे लगा तेरे काम आएगा, और किसी को नहीं भेज रहे, मुझे पर्सनली भेज रहे हैं, तो सुन। तो W3 में ना आप भगवान को रख दो, फिर आपको कुछ नहीं करना, वो बैठा रहेगा आके, मैं जा ही नहीं रहा। हर कोई ट्राई करेगा मेरे ख्याल से, करना चाहिए बिल्कुल। अब कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने हमें भेजे थे, तो वो पूछ लेते हैं। हाँ हाँ श्योर श्योर जी। एक फिश टैंक का बड़ा वो है कि कुछ लोगों ने मिथ फैला दिया कि घर में फिश टैंक होना ही नहीं चाहिए, या फिश टैंक किस डायरेक्शन में होना चाहिए। मेरे मोबाइल में शायद फोटो होगी, मैं दिखाता हूँ, मेरे कई सालों से घर में फिश टैंक है जी। तो ये सारी ना मिथ्स हैं। और देखो ये वास्तु का जो बिजनेस है ना, और एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का जो बिजनेस है, ये कुछ कंसल्टेंट्स ने ना इसको डर का बिजनेस बना दिया है, कि उनको लग रहा है कि डराएंगे तो पैसा आएगा, डराएंगे तो पैसा आएगा, और लोगों में डर बहुत है, जल्दी डर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं डॉक्टरों के पास। ठीक है, मैंने भी सुना था कि फिश टैंक नहीं रखना चाहिए। उससे पहले तक मैं ये जानता था कि भाई फिश टैंक को नॉर्थ में रखोगे बड़े अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अब चूहे तो है नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, किस पे करोगे, अपने ऊपर ही करोगे। मैंने कहा लाके देखते हैं क्या होता है, मैं लेके आया। लकीली फिश टैंक मैंने एक ऐसी दिशा में रख दिया जो मेरी हॉरोस्कोप के हिसाब से अलाइंड था ग्रोथ के लिए। वो फिश टैंक मैंने रखा, मजा आ गया उसको रख के। फिश टैंक की मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं, आप नॉर्थ में रखो, आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखो, आप ईस्ट में रखो, आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखो। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है फिश टैंक, रखो। लेकिन एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, मेरी ये बात सुन के अभी नोट मत बना लेना कि मेरे को घर में फिश टैंक ला के रखना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले आप फिश टैंक को रखना कैसे है उसकी नॉलेज लेनी है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं लेके आया, मुझे ना उसने गाइड किया, मछलियां लाया, 2 दिन बाद मछलियां मर गई, बड़ा दुख होता है। मछलियां मर गई हैं, आप किसी को लेके आए हो घर पे, ऐसा अजीब सी फीलिंग आती है, मर गई हैं। रिसर्च की तो पता चला इसमें दवाइयां डालनी पड़ती है, इसमें क्लोरीन डालना पड़ता है, इसमें वो रिसर्च करके लेके आना, ऐसे उठा के मत ले आना। एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन था कि उनका बच्चा पहले बहुत पढ़ता था, बहुत अच्छे नंबर्स लाता था, अब एकदम अचानक उसका पढ़ाई से मन हट गया है, उल जुलूल चीज़ें करने लगा है। ऐसा क्यों हुआ कि मतलब उसका पढ़ाई में मन वापस कैसे लगाया जाए। जिनका ये क्वेश्चन है ना, उन्होंने अपने घर में बच्चे की पढ़ने की दिशा या बच्चे की किताबें कुछ ना कुछ चेंज कराया अपने घर में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और ये अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को चेक करेंगी,
ये अपने घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को चेक करेंगे, इनको इनके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ तो भी ऐसी चीज मिलेगी जो हिल रही है, पेंडुलम टाइप का है कुछ तो भी, वो रिमूव करना है। जी। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि मेरे बेटे को बॉर्डर लाइन ऑटिज्म है, हमारे घर की एनी की एंट्री है और ENE में टॉयलेट है और उसके जस्ट राइट साइड में रूम है, वहाँ मंदिर है, हमें कुछ सॉल्यूशन बताइए कि इन सबको चेंज करे बिना क्या हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में रेड येलो कलर नहीं होना चाहिए, क्लटर है तो क्लटर नहीं होना चाहिए। जो इनकी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है उस पे ग्रीन टेप इनको लगानी है। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इनका टॉयलेट है उस पे इनको टॉयलेट सीट के चारों तरफ फ्लोर के ऊपर 2 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगानी है। टेप लगाएं, कलर करें, कुछ भी करें। एक सब्सक्राइबर क्वेश्चन करना चाहते हैं कि उनके ऊपर लगातार कोर्ट केस होते जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या। कोर्ट केस जो लगातार हो रहे हैं उसके लिए जो दिशा रिस्पॉन्सिबल होती है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर नीला काला रंग और टॉयलेट सीट कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ब्लू ब्लैक कलर है उसको चेंज करा के क्रीम कलर करेंगे। टॉयलेट सीट है तो फ्लोर के ऊपर 2 इंची चौड़ी सेम ग्रीन टेप लगानी है। कोशिश करके साउथ ईस्ट में एक लाल रंग का बल्ब लगा दें। दूसरा, डिटेलिंग होती है इसमें कि कोर्ट केस क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, बहुत डिटेलिंग है। तो एक बार ये उपाय कर लें। नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक उपाय ये और कर सकते हैं, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जो अशोका पिलर आता है ना, अशोक स्तंभ, वो ले जाके रख दें, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन सपोर्ट की होती है। तो वहां पे अशोक स्तंभ रखेंगे तो वकील से, जज से सरकारी सपोर्ट इनको मिलने लग जाएगा। जी। एक का है कि उनका साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में बेडरूम है, तो उसकी कोई रेमेडी। कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कोई रेमेडी नहीं कर सकते। चेंज करना अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तो बेडरूम में ही सोना है तो आप अपने बेडरूम में सिर्फ ये देख लो कि इतनी बॉडी, मतलब इतनी बॉडी जो है लंग्स नीचे तक, पेट तक की बॉडी, आदि से मतलब वो सर से अगर काउंट करें तो 30-40% हिस्सा साउथ वेस्ट में ना आए। पैर आए चलेगा, पैरों में दर्द रहेगा लेकिन तकलीफ रहेगी, ऐसा नहीं है तकलीफ नहीं रहेगी, बट सर ना आए, दिमाग ना आए, माइंड ना आए, वो जरूरी है। नहीं तो ड्राइंग रूम में गद्दे बिछा के सो जाओ, साउथ वेस्ट में सोने से अच्छा बर्बाद कर देगा। और अगर किसी की साउथ एक ये क्वेश्चन ये भी है कि साउथ वेस्ट में किचन है और वो उस किचन को रिमूव नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर आप किचन रिमूव नहीं कर सकते तो आप 2 काम कर लो। साउथ वेस्ट की किचन बेसिकली क्या करेगी, फायर एलिमेंट को डिस्पोज ऑफ करेगी। तो उसको बचाने के लिए इनको क्या करना है, चूल्हे के नीचे या तो पीले रंग का पत्थर लगाना है, पूरा जितना बड़ा चूल्हा है उतने साइज का पत्थर कटवा के उसको चूल्हे के नीचे रख दें। अगर वो माउंटेड है, स्लैब में माउंटेड है अगर गैस स्टोव, तो चारों तरफ येलो कलर की टेप लगा दें। इससे वहां की फायर बैलेंस हो जाएगी। प्लस अपने घर में फायर को बूस्ट भी करें। बूस्ट करने के लिए साउथ ईस्ट में लाल रंग का बल्ब लगाएं। जी। आपसे बात करने के बाद मैं इतना तो समझ गया, वास्तु कुछ तो है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ तप त्याग से इनोवेट की गई है और उसका कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर है। मेरी ऑडियंस भी इस पॉडकास्ट के बाद वास्तुशास्त्र को बहुत अच्छे से समझ पाएगी और वो जानेगी कि उसकी घर में छोटी सी चीज़ भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम लगा सकती है। जैसे कि एक कील अभी इन्होंने बताई, एक कील भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आगे और भी बहुत पॉडकास्ट करेंगे और जानेंगे कि कौन सी छोटी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी बीमारी या कष्टदायक चीज़ बन सकती है। अभी के लिए यहीं पर विराम लेंगे और अगर आपको वास्तु अभिषेक जी से सुन के हर चीज़ समझ आई या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप इनके हर चीज़ और डिटेल में हमने सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। आप इन्हें बेफिक्र होके पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। चार्जेस की इतना मत सोचिएगा, आराम से बात कीजिएगा। चलिए आज के लिए यहीं इस पॉडकास्ट को विराम करते हैं और वास्तु अभिषेक जी से आगे और सीखने की कामना रखते हुए इनसे विराम। थैंक यू सो मच।